अनिका बाहर आकर फोन 15 बॉडीगार्ड की तरफ देखती है और कहती है मुझे पता लग चुका है कि अर्शी का पता सुमित को किसने बताया था। सब लोग असमंजस में अनिका की तरफ देखते हैं तो वह कहती है माँ ने, क्योंकि माँ मुझे बदला लेना चाहता था कि उसकी बहन की शादी अक्षय से ना हो सकी और आज के बाद मान या मान की फैमिली का कोई भी मेंबर अक्षय के वार्ड के आसपास दिखाई नहीं देना चाहिए पढ़ने। और हाँ, अक्षय के होश में आने से पहले माँ इनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करो क्योंकि अक्षय ऐसे ही मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। अनिका की सारी बातें सुनने के बाद सब लोग हम ही अपनी गर्दन हिला देते हैं और अनिका सब की तरफ देखकर फिर से उसे ब्रांच पर बैठकर अक्षय की होश में आने का इंतजार करने लगती है। तभी वार्ड के अंदर अक्षय के हाथों में हल्की हल्की हलचल होती है और धीरे धीरे उसकी आंखें फड़फड़ाना लगते हैं। तभी आईसीयू में मौजूद नर्स ये देखी है तो तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर अक्षय को चेक करके बाहर आकर अनिका को बोलते हैं मैसेज राजपूत, मिस्टर राजपूत को होश आ गया है, आप मिल सकती हैं लेकिन अभी नहीं, 1 घंटे बाद, तब तक हम उन्हें विप रूम में शिफ्ट कर देते हैं। उनका अनिका दोनों हाथ जोड़कर अपने मन में उन बाबा जी को और माता जी को धन्यवाद देता है और अक्षय के बाद में शिफ्ट होने का इंतजार करने लगती है। तकरीबन 1 घंटे बाद एक नर्स अनिका के पास आती है और कहती है मैं हमने सर को वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, आप उनसे मिल सकती हैं। अनिका जैसे ही बात के अंदर जाती है उसे अक्षय की खुली आंखें दिखाई देती हैं। अनिका वहीं खड़े होकर अक्षय को एक तक देखने लगती है। कल से आज तक मैंने कहा को ऐसा लगा था जैसे वह अपनी पूरी जिंदगी हार चुकी है। वहीं अक्षय जैसे ही अनिका को गेट पर खड़ा देखा है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपनी पलकों की इशारों से उसे अपने पास आने के लिए बोलता है। जैसे ही उनका अक्षय के पास जाकर खड़ी होती है अक्षय अनिका के पेट में अपना सर उठाकर लगा देता है। अनिका भी अक्षय के सिर में अपनी उंगलियां फेरने लगती है क्योंकि जो डर अक्षय को था वही डर अनिका को भी तो था, उसे खो देने का डर। लेकिन अभी वह अक्षय को बाहर के हालात के बारे में कुछ नहीं बता सकती थी क्योंकि अगर वह अक्षय को सब कुछ बताती तो वह स्ट्रेस लेने लगता है। अनिका अक्षय का कर बेड पर रखने के बाद उसके माथे को, उसके पूरे चेहरे को चूमने लगती है। अक्षय अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ में जो सलाइन लगी हुई थी उसकी वजह से वह हाथ नहीं कर पाता। उसका हाथ नीचे रखकर रहती है। मैं ठीक हूँ अक्षय, तुम उसे तरह ही दिया था, तुमने वादा किया था ना कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, तो फिर तुम इस हालत में कैसे पहुंच गए? अक्षय मैंने बोला था ना मैं हमारी अर्शी को सही सलामत लेकर आऊंगा, तो तुमसे किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकता था मैं अपने दोनों बातें निभाए, अर्शी को भी सही सलामत ले आया और मैं भी खुद वापस तुम्हारे पास आ गया। अक्षय हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं ना, जहाँ हमारी छोटी सी फैमिली हो, ना कोई बदल, ना कोई संदेश, ना कोई ग्रहण, ऐसी जगह चलो अक्षय जहाँ हम तीनों अपनी आने वाली जिंदगी को खुशियों से भर दें। अब तुमसे डर लगने लगा है, ठीक है तुम भी मुझे छोड़कर ना चले जाओ। अक्षय अनिका के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दुनिया की सारी ताकत भी अगर लग जाए ना तब भी अक्षय अपनी अनिका को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अच्छा ये बताओ अर्शी कैसी है? अर्शी ठीक है, वह घर पर है। अक्षय को घर पर किसके साथ है? घर पर बुआ जी आ गई हैं और बुआ जी के साथ है और तुम फिक्र मत करो, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है। तभी अक्षय अपना एक हाथ अनिका के पेट पर रख देता है। अनिका उसके हाथ को महसूस करके कहती है वह भी ठीक है और तुम्हारे होते हुए किसी को कुछ हो सकता है? अक्षय अनिका दोनों मुस्कुरा देते हैं। अनिका अक्षय के सिर पर हाथ फेर कर कहती है अब तुम आराम करो, तुम्हें इस वक्त आराम की सख्त जरूरत है, मैं यही ठीक हूँ। अक्षय अनिका के चेहरे की तरफ देखकर कहता है तुम परेशान हो? अनिका अक्षय की तरफ अपनी नजर घुमाकर कहती है नहीं तुम सो जाओ। तभी मान अंदर आकर कहता है कैसा है तू, और ये तेरे बॉडीगार्ड मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे थे? तुझे पता है कितनी मुश्किल से उन्हें मना कर यहाँ आया हूँ, जब तेरे मैनेजर ने और पीए ने उनसे कहा तब उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। अंत के चेहरे पर नफरत उतर आती है जिसे मैंने में सोच नहीं किया था लेकिन अक्षय ने महसूस कर लिया था और वह अपने मन में सोचता है क्या वजह है जो अनिका मान को देखकर इतनी नफरत से भर गई। मान की तरफ देखकर कहती है अक्षय एक नज़र माँ एन को देखकर कहता है हो सकता है मेरी सिक्योरिटी के लिए ऐसा किया गया हो और तू फिक्र मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू घर पर जाकर आंटी अंकल का ख्याल रख। अनिका वहां से उठकर सोफे के पास जाकर बैठ जाती है। वहीं मान एक नज़र से गुस्से से अनिका को देखा है और फिर अक्षय की तरफ देखकर कहता है तो उसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन अकेले में मान की बात सुनकर अनिका बात से बाहर चली जाती है क्योंकि वह देखना चाहती थी क्या अक्षय मान की बातों का भरोसा करता है या उसकी बातों का भरोसा करता है, अक्षय को कितना भरोसा है, इसीलिए वह चुपचाप वार्ड से बाहर चली जाती है। अनिका के बाहर जाते ही मान अक्षय की तरफ देखकर कहता है अक्षय ये लड़की तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तू नहीं जानता इसने पूजा के साथ क्या किया और तुझे पता है मुझे ऐसा लगता है अर्शी को सुमित के बारे में इसी ने बताया था और 2 दिन से समय मल्होत्रा भी यह हॉस्पिटल में मौजूद था और जो उसी के साथ थी, मुझे ऐसा लग रहा है ये तुझे धोखा दे रही है। मैं कह रहा हूँ कि तू इसे छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़। अक्षय अपने चेहरे पर हैरानी के भाव नहीं लाता लेकिन वह मान की टोन से इतना समझ गया था कि ऐसा कुछ है जो वह नहीं जानता, लेकिन वह मान की मेंटालिटी जानना
चाहता था कि वह उसकी बीवी के बारे में क्या सोचता है, इसीलिए वह कोई विरोध न जताकर मान की तरफ देखने लगता है। वार्ड के बाहर खड़ी अनिका भी मान की सारी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी क्योंकि अभी तक अक्षय ने मान को रोक नहीं था, इसलिए धीरे धीरे मान अनिका के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है और अक्षय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी अक्षय उठकर मान को एक जोर का धक्का देता है और मान जमीन पर गिर जाता है। अक्षय उसकी तरफ उंगली पॉइंट कर लेता है, लेकिन तभी उस अपने सीने में दर्द का एहसास होता है। जब वह हाथ लगाता है तो वहां से ब्लड आ रहा था, लेकिन वह उस ब्लड को इग्नोर करके मान की कॉलर पकड़कर उसे उठाकर खड़ा करता है और कहता है, तुझे क्या लगता है तू मेरी बीवी के बारे में इतनी घटिया बातें कहेगा और मैं बर्दाश्त करूंगा? आज पहली और आखिरी मॉर्निंग दे रहा हूं तुझे। आज के बाद तूने मेरी वाइफ के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात की तो मैं भूल जाऊंगा कि किसी वक्त पर तूने मुझ पर एहसान किया था, और आज तू यहाँ से जिंदा बचकर इसीलिए जा रहा है क्योंकि आंटी अंकल का एहसान है मेरे ऊपर। और रही तेरी बहन पूजा की बात, तो उसने जो हरकत मेरे साथ करने की कोशिश की थी उसके लिए अगर अनिका ना उसे सजा दी तो इसमें कोई गलत नहीं है। और तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तू अपनी बहन से प्यार करता है और उसके प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है? मैं सबको जानता हूँ मान, ये भी जानता हूँ कि तू मेरा और अनिका का रिश्ता करवाना चाहता था। मैं ये भी जानता हूं कि तू मेरी पीठ पीछे मेरे खिलाफ साजिश रच रहा था जिससे मैं और अनिका अलग हो जाए। और मैं ये भी जानता हूं ड्रग्स वाली बात में तेरा हाथ भी था क्योंकि तू अपने उसे पागल बहन से इतना प्यार करता है कि तू उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं अंधा नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ कह नहीं रहा था, इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है। आल और आज तूने जो मेरी अनिका के बारे में कहा है, आज के बाद अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, और दोबारा अगर तुम मुझे मेरे घर, ऑफिस या मेरी बीवी बेटी के पास नजर भी आया ना जान से मार दूंगा। तुझे याद रखना इस बात को, शेर घायल है लेकिन मरा नहीं है और तू मेरी फितरत को बहुत अच्छे से जानता है। मैं धोखा और धोखा देने वाले लोगों से सख्त नफरत करता हूँ और तू ये बात बचपन से जानता है, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी बीवी के खिलाफ इतनी गंदी सोच रखी तूने, अब निकल जा यहाँ से और फिर कभी मत आना। आल वार्ड के बाहर खड़ी अनिका जब अक्षय की बातें सुनती है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और समझ जाती है कि अक्षय उसे पर भरोसा करता है, ना कि मान पर। मान गुस्से में उसे बात से बाहर निकल जाता है। तभी उसे अनिका देखी है जिसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसे मुस्कुराहट को देखकर मान के सीने में आग लग जाती है। मान उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा। तुमने मेरी बहन से उसका प्यार छीना है, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, याद रखना इस बात को। अनिका मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर कहती है, जब तक मेरा पति मेरे साथ है ना मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और देख लो मेरे बिना कुछ भी कहे उससे मुझ पर भरोसा है। मैंने उससे तो इस बारे में जिक्र भी नहीं किया। तुम तो ये सोचकर उसके पास गए थे कि तुम मुझसे पहले उसे भड़का कर मेरे खिलाफ कर दोगे, लेकिन वह प्यार ही क्या जिसमें विश्वास ना हो। देखो मेरे बिना कहे ही वह मेरी परेशानी समझ गए, मेरे बिना कहे ही उन्हें पता चल गया कि मैं सही और तुम गलत हो। इस विश्वास का रिश्ता कहते हैं, मोहब्बत का रिश्ता कहते हैं, लेकिन तुम और तुम्हारी बहन ये कभी नहीं समझ सकते क्योंकि स्टार्टिंग से ही तुम्हारी और तुम्हारी बहन और तुम्हारे माँ बाप की नज़र अक्षय की दौलत पर थी। तुमने उसे कोई एहसान नहीं किया था, बल्कि अक्षय के दादा दादी ने तुम्हें पैसे दिए थे उसे अपने घर में रखने के लिए, उसकी परवरिश के लिए। अगर यह बात अगर अक्षय को पता चल जाए ना तो वह एक सेकंड नहीं लगाएगा तुम लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने में। वही बात के गेट के पास खड़ा अक्षय अनिका की सारी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। अनिका मान की तरफ देखकर कहती है, मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ, क्योंकि उसे दिन मैंने तुम्हारे मम्मी पापा की बात है सुन ली थी, लेकिन फिर भी मैं चुप थी क्योंकि अक्षत लोगों पर बहुत भरोसा करता था और मैं उसका भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन आज तुमने जो हरकत की है इसके बाद अब मैं अक्षय को पूरी सच्चाई बताऊंगी, फिर तुम देखने की वह तुम्हारे साथ क्या करता है। मान मुस्कुराते हुए अंक की तरफ देखा है और कहता है, ये गलती मत करना क्योंकि अक्षय ने भले ही मुझ पर भरोसा नहीं किया लेकिन वह मेरे मम्मी पापा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा और तुम्हें अपने घर, अपने दिल और अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक देगा क्योंकि अब मेरे पास वही दोनों हथियार हैं। तो मैं इस घर से निकलने के लिए और पूजा को अक्षय की जिंदगी में शामिल करने के लिए, और वह मैं करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अनिका एक नजर उसे देखकर बाहर खड़ी बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा करती है, वह बॉडीगार्ड तुरंत मान को वहां से लेकर चले जाते हैं। अनिका जैसे ही अक्षय के बाद में पहुंचती है तो देखी है अक्षय बेड पर लेटा हुआ था और उसके सीने पर ब्लड के डॉट लगे हुए थे। ये देखकर वह तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर पट्टी बदलते हुए अक्षय को बहुत डांट रहे थे, लेकिन अक्षय तो ऐसा लग रहा था यहाँ था ही नहीं, वह तो किसी और ही दुनिया में था। जिस चीज को अनिका नोटिस कर चुकी थी, लेकिन अभी वह डॉक्टर के सामने कोई बात नहीं करना चाहती थी। मल्होत्रा मेंशन में इस वक्त अलग ही माहौल था क्योंकि जब से समय वापस आया था उसने मुक्ति से जुड़ी हर चीज को उसे मेंशन से बाहर फेंक दिया था। उसे घर का इंटीरियर और सामान सब कुछ उसने चेंज करवा दिया था क्योंकि वह मुक्ति जैसी लड़की की कोई भी निशानी अपने घर में नहीं रखना चाहता था। समय को अभी भी विश्वास था कि अर्शी के जरिए ही वह अनिका को अपनी जिंदगी में वापस लाकर रहेगा।
समय ने पूरे घर को बिल्कुल वैसा ही करवा दिया था जैसे अनिका इस घर में रहती थी तब था, लेकिन समय भूल गया था कि यह अनिका अब उसके पास वापस नहीं आएगी, क्योंकि इंसान धोखा एक ही बार खाता है और विश्वास भी एक ही बार करता है। जब विश्वास टूट जाता है ना तो दोबारा वह इंसान पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन शायद अभी समय इन सारी बातों से अनजान था। सूर्यांश समय को ये सब कुछ करते हुए देख रहा था, लेकिन वह समझ गया था कि अनिका कभी भी समय की जिंदगी में नहीं आएगी। लेकिन वह समय को यह बातें समझा कर थक चुका था, लेकिन उसकी समझ में ये सब आए नहीं रहा था। समय का पागलपन दिन भर दिन बढ़ता जा रहा था और सूर्यांश अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। सूर्यांश समय से कहता है, तू क्यों नहीं समझ रहा है, अनिका वापस नहीं आएगी। वह वापस आएगी भाई, वह मेरे लिए ना सही लेकिन अर्शी के लिए वापस आएगी, क्योंकि मैं अर्शी को कोर्ट के जरिए हासिल करके रखूंगा और फिर अनिका को भी मेरे पास आना ही होगा, क्योंकि अर्शी अभी बहुत छोटी है और वह अर्शी को कभी भी अकेला नहीं रहने देगी। क्या समय अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? क्या वह अर्शी को अनिका और अक्षय से छीन लेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। मल्होत्रा मैंशन में इस वक्त अलग ही माहौल था, क्योंकि जब से समय वापस आया था उसने मुक्ति से जुड़ी हर चीज को उसे मेंशन से बाहर फेंक दिया था। उसे घर का इंटीरियर और सामान सब कुछ उसने चेंज करवा दिया था, क्योंकि वह मुक्ति जैसी लड़की की कोई भी निशानी अपने घर में नहीं रखना चाहता था। समय को अभी भी विश्वास था कि अर्शी के जरिए ही वह अनिका को अपनी जिंदगी में वापस लाकर रहेगा। समय ने पूरे घर को बिल्कुल वैसा ही करवा दिया था जैसे अनिका इस घर में रहती थी तब था, लेकिन समय भूल गया था कि यह अनिका अब उसके पास वापस नहीं आएगी, क्योंकि इंसान धोखा एक ही बार खाता है और विश्वास भी एक ही बार करता है। जब विश्वास टूट जाता है ना तो दोबारा वह इंसान पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन शायद अभी समय इन सारी बातों से अनजान था। सूर्यांश समय को ये सब कुछ करते हुए देख रहा था, लेकिन वह समझ गया था कि अनिका कभी भी समय की जिंदगी में नहीं आएगी। लेकिन वह समय को यह बातें समझा कर थक चुका था, लेकिन उसकी समझ में ये सब आए नहीं रहा था। समय का पागलपन दिन भर दिन बढ़ता जा रहा था और सूर्यांश अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। सूर्यांश समय से कहता है, तू क्यों नहीं समझ रहा है, अनिका वापस नहीं आएगी। वह वापस आएगी भाई, वह मेरे लिए ना सही लेकिन अर्शी के लिए वापस आएगी, क्योंकि मैं अर्शी को कोर्ट के जरिए हासिल करके रखूंगा और फिर अनिका को भी मेरे पास आना ही होगा, क्योंकि अर्शी अभी बहुत छोटी है और वह अर्शी को कभी भी अकेला नहीं रहने देगी। सूर्यांश समय की तरफ देखकर कहता है, और तू क्यों भूल गया कि अनिका मां बनने वाली है और वह बच्चा अक्षय का है? क्या अक्षय अपने बच्चों को आने देगा? कभी नहीं। और इन सब में अगर कोई सफर करेगा तो वह सिर्फ और सिर्फ अर्शी और अनिका होंगे। समय तूने अर्शी को और अनिका दोनों को खो दिया है। अगर उसे वक्त तू सही फैसला लेता और मुक्ति को किसी और जरिए से सुरक्षित करता तो आज तेरे पास सब कुछ होता। समय भाई, अनिका ऐसा कैसे कर सकती है? वह मेरे सिवा किसी और को कैसे अपना सकती है? वह कैसे किसी और से शादी कर सकती है? वह कैसे किसी और के बच्चे की मां बन सकती है? कैसे भाई? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था कि एक हवा के झोंके ने उसे तोड़कर रख दिया? सूर्यांश वह हवा का झोंका नहीं था समय, वह एक तूफान था। उसे तूफान ने सबसे ज्यादा अगर किसी को बर्बाद किया था तो वह अनिका थी। तुम अपना वादा निभाना चाहते थे, मुक्ति तुम्हें पाना चाहती थी, और अनिका, उसकी क्या गलती थी? उसने तो तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। अगर जो तुमने उसके साथ किया अगर वह तुम्हारे साथ करती तो मैं कैसा महसूस होता? क्या तुम उसे माफ कर पाते? कभी नहीं करते, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, जैसे मैं अनिका को भी जानता हूँ। उसे धोखा और धोखा देने वाले दोनों से नफरत है। अरे उसे तो उसके खुद के पिता ने धोखा दिया था, तो वह कैसे इन सब से नफरत न करती? अनिका इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती थी समय, सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा करती थी, सबसे ज्यादा तुम पर डिपेंडेंट थी। वह उसने तुम्हें स्टार्टिंग में ही सब कुछ बता दिया था कि उसे धोखा और धोखा देने वाले दोनों से सपना फर्क है। जब उसने अपने सगे पिता को माफ नहीं किया था तो वह तुम्हें कैसे माफ कर दी थी? तुमने उसे धोखा तो दिया ही था, फिर तुमने उसकी आंखों के सामने किसी और से शादी भी की थी, उसे अपनाया था, पूरे समाज में उसे पत्नी का दर्जा दिया था। अनिका क्यों नहीं सबसे टूटती? और उसे वक्त वह तो प्रेग्नेंट थी, उसे एक सहारे की जरूरत थी, वह किसी के ऊपर डिपेंड होना चाहती थी। एल जानती हूँ, जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है ना तो उसके अंदर एक बचपन आ जाता है, वह अपने पूरे बचपन को उन 9 महीने में जीती है, क्योंकि हर एक इंसान उसके नखरे उठाने के लिए तैयार रहता है। और तुमने क्या किया था? उसे उन्हें टाइम में छोड़ दिया था। वह तो भला हो अक्षय का जो उसकी जिंदगी में आ गया, उसने हर कदम हर मोड़ पर उसका साथ दिया, उसे अपनाया, उससे शादी की, उसने अर्शी को अपनाया, अर्शी को एक पिता का प्यार दिया, कभी ऐसी को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह उसका पिता नहीं है और तू ऐसे माँ बाप से उनकी बेटी छीनना चाहता है। समय एक वक्त था जब मैं भी यही गलती की थी, लेकिन मैंने अपनी गलतियों से सीख ली और उसी का नतीजा ये था कि हमारी गलती की वजह से हमारी गौरी को वह सब कुछ झेलना पड़ा। कोयल जैसी औरत हमारी जिंदगी में आए और कोयल के जरिए मुक्ति हमारी जिंदगी में आए, और इन सब से तुमने सीख नहीं ली, बल्कि अब तुम अक्षय से उसकी बीवी और उसकी बेटी छीनना चाहते हो। ये गलत है समय, समझ जा, वरना एक वक्त ऐसा
आएगा, कोई तेरे साथ नहीं होगा, अभी तेरे पास तेरा परिवार है, मैं हूं, तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ और किसी से शादी करके एक खुशहाल जिंदगी बिता। समय नहीं भाई, मैं अनिका के सिवा अब किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दूंगा और मैं अनिका को वापस पाकर रहूंगा। एल तू एक बार फिर गलती कर रहा है, समय मैं बोल रहा हूं तुझे, अगर तू शांत रहेगा, सब कुछ अच्छे से हैंडल करेगा तो शायद अक्षय और अनिका तुम्हें अर्शी से मिलने का मौका दे। अगर तू जबरदस्ती करेगा, सब कुछ करेगा तो कैसे भी तेरे खिलाफ होगा, क्योंकि तूने अनिका को छोड़ा था, तुमने पहले मुक्ति से शादी की थी, सब कुछ तूने पहले किया था, तो कोर्ट भी तेरा सपोर्ट नहीं करेगा। अनिका कभी भी अर्शी को तुम्हें नहीं सौंपकी, मैं कह रहा हूँ शांत मन से सोच और फिर अपने दिमाग में लाकर तुझे क्या करना है। अगर इस तरह करेगा ना तो तेरी बेटी तुझसे नफरत करेगी और उसे नफरत को तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तू उनका की नफरत बर्दाश्त कर पाएगा लेकिन अपनी बेटी की नहीं, क्योंकि बेटी की नफरत पिता के लिए उसकी मौत के बराबर होती है। एक बेटी अपने पिता की परछाई होती है, वह अपने पिता को अपना मेंटर मानती है, लेकिन तू कैसे बर्दाश्त कर पाएगा कि तेरी बेटी तुझसे नफरत करेगी जब वह बड़ी हो जाएगी ना। मैं जानता हूँ अक्षय और अनिका उसे सच बता देंगे, उसके बाद अगर अर्शी तुझे अपना पिता मांगी तो सबसे ज्यादा खुशी तुझे होगी। इंतजार कर अपनी बेटी के वापस आने का और ऐसा कुछ मत करना कि वह तुझे प्यार करने की जगह तुझसे नफरत करे। समय कुछ पल सोच में पड़ जाता है लेकिन फिर वह बिना कुछ कहे वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वहीं सूर्यांश जाते हुए समय को देखकर कहता है, अच्छा होगा अगर तुम्हें मेरी बात समझ आ जाए, वरना सब कुछ होकर बैठ जाओगे। LLL हॉस्पिटल। अनिका बाद में आती है तो देखी है अक्षय बेड पर लेटा हुआ था, उसकी पट्टी भी चेंज हो गई थी और वह एक तक सामने थी, दीवार को भूल रहा था। अनिका अक्षय किस पर हाथ रखती है और कहती है, क्या हुआ कि सोच में गुम हो। अक्षय एक नजर अनिका को देखकर कहता है, तुम कब से जानती थी कि मान हम सबके साथ धोखा कर रहा है। कल रात को जब मैं मंदिर से आई थी तो वह मुझे अंदर नहीं आने देना चाहता था, क्योंकि वह मुझसे बदला लेकर मुझे मारना चाहता था कि मेरी करने के बाद पूजा और तुम्हारी शादी हो सके, और तुम कभी उसे पर शक नहीं करते। अक्षय, क्या अर्शी के किडनैपिंग में मान का हाथ था? अर्शी की किडनैपिंग में मां का हाथ था और आपकी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को वह अपनी तरफ कर चुका है, इसीलिए मैंने आपके भरोसेमंद कार्ड को अस्पताल में बुलाया था, वह वहीं अब बाहर पहरा दे रहे हैं। मैं मेंशन की भी सिक्योरिटी चेंज करने को बोल दिया है और घर के सर्वेंट को भी, क्योंकि सब लोग माँ के फेवर में थे। और बोलो कब अर्शी को या हमारे आने वाले बच्चों को कुछ भी कर सकते थे। क्या मैं ठीक किया? कहता है, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना कर सब कुछ पेश करना पड़ा। अब तुम फिक्र मत करो, मैं अब किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगा और न ही किसी को अपने घर आने की इजाजत दूंगा जो कोई मेरी बेटी या मेरे आने वाले बच्चों को नुकसान पहुंचा सके। अनिका अक्षय के चेहरे की तरफ देखती है और कहती है, मैं जानती हूँ आज आपको बहुत दर्द हुआ होगा, बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन अच्छा है ना कि आपको वक्त रहते सच्चाई पता चल गई, वरना आगे पता नहीं ये लोग क्या क्या करते हैं। और तुम्हें दादाजी से बात करनी होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, वह तुम्हारी नफरत की नहीं, तुम्हारे प्यार और इज्जत के लायक है। अक्षय अनिका के चेहरे को देखकर कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वह हमारे पास आकर रहेंगे तो एक कोशिश करके देख लो। ठीक है, मैं आज सुबह ही दादा दादी के पास जाऊंगी, उन्हें बताऊंगी और मैं अर्शी को अपने साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ अर्शी को देखकर वह दोनों कुछ भी नहीं बोलेंगे। अक्षय हाँ बोल देता है। तभी डॉक्टर जाकर अक्षय को चेकअप करते हैं और उसे इंजेक्शन दे देते हैं और दवा देने के बाद अक्षय गहरी नींद में चला जाता है। अनिका वार्ड से बाहर आती है, नकुल वहीं खड़ा था। अनिका नकुल को सब कुछ समझकर वहां से बाहर की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसे अक्षय के दादा दादी को लाना था, वह अक्षय को उसका परिवार देना चाहती थी इसलिए। और आज बॉडीगार्ड्स को नकुल अनिका के साथ भेज देता है, क्योंकि अब उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था इसलिए। और यह सब करने के लिए उसे अक्षय नहीं बोला था, बजाने से पहले वह नकुल को सारी बात कर गया था। अनिका घर पहुंचती है तो देखी है बुआ जी ने अर्शी को तैयार कर दिया था। अर्शी अपनी मां को देखकर खुश हो जाती है और उसके गले लगा कर कहती है, डैडी ठीक है, मेरा बच्चा बड़ी बिल्कुल ठीक है, और चलो तो मैं आज तुम्हारे बड़े दादू बड़ी दादी से मिलाकर लाती हूँ और उन्हें मना कर लेकर आएंगे। आशिक खुश हो जाती है। बुआ जी उनका की तरफ देखकर कहती है, बेटा मुझे भी घर जाना होगा। थैंक यू बुआ जी, मेरे बोलने पर आप एक बार में यहाँ आ गई। बुआ जी आने का किसी पर हाथ रखकर रहती है, मुझे भी थैंक यू बोलेगी, तेरा और मेरा तो दिल का रिश्ता है, इसलिए जब भी तुझे जरूरत हो मुझे याद कर लेना। बुआ जी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बच्चे बोलो, क्या बात है? बुआ जी इस घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है बहुत जल्द। ये सुनकर बुआ जी खुश हो जाती है और अनिका को अपने सीने से लगाकर रहती हैं। महादेव तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी करे और तुम हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो।
अनिका और अर्शी दोनों गांव के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें शाम तक दादाजी और दादी को लेकर आना था। वही 2 घंटे बाद वह कहां पहुंच जाते हैं क्योंकि वह अपने प्राइवेट प्लेन से गए थे। जब इतना बड़ा प्लेन ग्राउंड में लैंड होता है तो पूरा गांव उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। उनमें अक्षय के दादा और दादी भी मौजूद थे। वहीं अनिका को बाहर आता देखकर कोई पहचान नहीं पता, लेकिन अनिका के पीछे आ रहे वरुण को देखकर दादा दादी पहचान जाते हैं कि यह अक्षय की बॉडीगार्ड्स है। इसका मतलब ये लड़की अक्षय से रिलेटेड है। अनिका अपनी गोद में राशि को लेकर नीचे आती है। सब लोग अनिका और अर्शी को देख रहे थे क्योंकि कोई उन दोनों को पहचान नहीं पा रहा था। अभी तक किसी ने अनिका का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि अनिका ने घूंघट ले रखा था। उनके आगे जाकर दादा दादी के पास खड़ी होकर उनके पैर चूमती है और कहती है, मैंने कहा हूं आपके पोते अक्षय की बीवी और यह आपकी पोती। दादाजी दादीजी खुशी में अनिका और अर्शी को देख रहे थे। दादाजी पूरे गांव को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, देखो मेरे अक्षय की बेटी आई है और मेरी बहू। तुम लोग कहते थे ना मेरा अक्षर मुझे भूल गया, वह मुझे नहीं बोला है। सब लोग घर की तरफ चले जाते हैं। अनिका भी दादी के साथ जा रही थी। अनिका जब घर में कम पर रखने वाली होती है तभी दादी उसे बाहरी रोक देती है। वह हैरानी से उनकी तरफ देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। तभी दादी आरती की थल और आरती की थाल लेकर आती है और अच्छे से अनिका गृह प्रवेश करती है। आज सच में उसका गृह प्रवेश हुआ था क्योंकि पहले उसका गृह प्रवेश अच्छे से हो ही नहीं पाया था। दादाजी और दादी अनिका और अर्शी से बहुत लड़कर रहे थे। अनिका दोनों के तरफ देखकर कहती है, आप दोनों से कुछ बात करनी है मुझे। धीरे धीरे सारी बातें उन दोनों को बता देती है। जैसे जैसे वह दोनों सारी बातें सुन रहे थे उनके चेहरे पक्षी का नाती जा रही थी। उन्हें कभी नहीं लगा था कि उनका भेजा हुआ इंसान इतना गिरा हुआ होगा जो उनके पोते और सब कुछ पर बात कर देगा। दादी अनिका से कहती है, बेटा तू क्या चाहती है। अनिका दादी का हाथ पकड़कर कहती है, आप दोनों बहुत अकेले रह लिए, चलिए मेरे साथ। आपके अक्षय को आपकी जरूरत है, अस्पताल में एडमिट है, वह ऑपरेशन हुआ है उसका, ना तो वह खुद ही आपको लेने आते। दादा दादी भी बिना किसी बात की चिंता किए अनिका के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनिका तुरंत ही वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है क्योंकि वह ज्यादा देर अक्षय को अकेले नहीं छोड़ सकती थी और साथ में दादा दादी भी थे। सब लोग 3 घंटे बाद अस्पताल पहुंच जाते हैं। दादा दादी हॉस्पिटल को देखकर परेशान थे लेकिन अनिका के चेहरे पर जो मुस्कान थी उसे देखकर वह समझ जाते हैं कि उनका अक्षय बिल्कुल ठीक है। बात के अंदर अक्षय नकुल को कुछ समझ रहा था लेकिन नकुल अक्षय को भी यह सब कुछ करने से मना कर रहा था। तभी बात खोलकर अर्शी अंदर आती है और कहती है, दिस इज नॉट फेयर डैडी, आपके चोट लगी है फिर भी आप अंकल को डांट रहे हो। अर्शी की आवाज सुनकर अक्षय खुश हो जाता है और उसे अपने पास बुलाता है। अर्शी उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है तो वर्षी को पूरी लेने के लिए होता है तो अच्छी दूर होकर कहती है, नहीं डैडी आपके चोट लगी है ना, जब आप ठीक हो जाओगे तब मुझे गोली उठाना। और वही इस स्टूल पर बैठने की कोशिश करती है। फिर नकुल उसे स्टॉल पर बिठा देता है। वहीं अक्षय अर्शी से बात करने में इतना बिजी हो जाता है कि वह कमरे के अंदर आए हुए अपने दादा दादी और अनिका पर भी ध्यान नहीं दे पाता। इतने सालों बाद अपने पोते को देखकर वह दोनों भी बहुत खुश थे लेकिन तभी बात के अंदर 4 लोग जबरदस्ती आ जाते हैं और उन्हें देखकर अक्षय के चेहरे पर नफरत और गुस्सा उतर आता है। कौन थे वह कार्लो जो बात के अंदर जबरदस्ती आए, जिन्हें देखकर अक्षय को नफरत हो रही थी। अनिका जब घर में कम पर रखने वाली होती है तभी दादी उसे बाहरी रोक देती है। वह हैरानी से उनकी तरफ देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। तभी दादी आरती की थल और आरती की थाल लेकर आती है और अच्छे से अनिका गृह प्रवेश करती है। आज सच में उसका गृह प्रवेश हुआ था क्योंकि पहले उसका गृह प्रवेश अच्छे से हो ही नहीं पाया था। दादाजी और दादी अनिका और अर्शी से बहुत लड़कर रहे थे। अनिका दोनों के तरफ देखकर कहती है, आप दोनों से कुछ बात करनी है मुझे। धीरे धीरे सारी बातें उन दोनों को बता देती है। जैसे जैसे वह दोनों सारी बातें सुन रहे थे उनके चेहरे पक्षी का नाती जा रही थी। उन्हें कभी नहीं लगा था कि उनका भेजा हुआ इंसान इतना गिरा हुआ होगा जो उनके पोते और सब कुछ पर बात कर देगा। दादी अनिका से कहती है, बेटा तू क्या चाहती है। अनिका दादी का हाथ पकड़कर कहती है, आप दोनों बहुत अकेले रह लिए, चलिए मेरे साथ। आपके अक्षय को आपकी जरूरत है, अस्पताल में एडमिट है, वह ऑपरेशन हुआ है उसका, ना तो वह खुद ही आपको लेने आते। दादा दादी भी बिना किसी बात की चिंता किए अनिका के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनिका तुरंत ही वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है क्योंकि वह ज्यादा देर अक्षय को अकेले नहीं छोड़ सकती थी और साथ में दादा दादी भी थे। सब लोग 3 घंटे बाद अस्पताल पहुंच जाते हैं। दादा दादी हॉस्पिटल को देखकर परेशान थे लेकिन अनिका के चेहरे पर जो मुस्कान थी उसे देखकर वह समझ जाते हैं कि उनका अक्षय बिल्कुल ठीक है।
बात के अंदर अक्षय नकुल को कुछ समझ रहा था, लेकिन नकुल अक्षय को भी यह सब कुछ करने से मना कर रहा था। तभी बात खोलकर अर्शी अंदर आती है और कहती है, दिस इज नॉट फेयर डैडी, आपके चोट लगी है फिर भी आप अंकल को डांट रहे हो। अर्शी की आवाज सुनकर अक्षय खुश हो जाता है और उसे अपने पास बुलाता है। अर्शी उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है तो वर्षी को पूरी लेने के लिए होता है तो अच्छी दूर होकर कहती है, नहीं डैडी आपके चोट लगी है ना, जब आप ठीक हो जाओगे तब मुझे गोली उठाना। और वही इस स्टूल पर बैठने की कोशिश करती है, फिर नकुल उसे स्टॉल पर बिठा देता है। वहीं अक्षय अर्शी से बात करने में इतना बिजी हो जाता है कि वह कमरे के अंदर आए हुए अपने दादा दादी और अनिका पर भी ध्यान नहीं दे पाता। आज इतने सालों बाद अपने पोते को देखकर वह दोनों भी बहुत खुश थे, लेकिन तभी बात के अंदर चार लोग जबरदस्ती आ जाते हैं और उन्हें देखकर अक्षय के चेहरे पर नफरत और गुस्सा उतर आता है। आज क्योंकि उसके सामने मान के माँ और पापा मान और पूजा खड़े थे, लेकिन जैसे ही उन चारों लोगों की नज़र वहां बैठे अक्षय के दादा दादी पर पड़ती है, वह चारों ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे उनका सच बहुत जल्द अक्षय के सामने आ जाएगा। लेकिन अक्षय भी अपने चेहरे से कुछ शोइंग करता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। आज पूजा एकदम से जाकर अक्षय के करीब खड़ी हो जाती है, लेकिन अक्षय एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी नज़रें तो सामने खड़ी अनिका पर थी, जिसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा नफरत जाने क्या क्या अक्षय को नजर आ रहा था। वही अक्षय चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वह इन लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता था। चाहे इन्होंने अपने मतलब से ही सही, लेकिन अक्षय की मदद की थी, इसलिए वह इन लोगों को कोई सजा नहीं देना चाहता था। लेकिन उसका यह मतलब नहीं था कि वह इन लोगों को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त कर सकता था। वह चारों जल्दी से आकर दादाजी के पैर छूते हैं और उनके पास बैठकर उनसे बातें करने लगते हैं। वही उनका अर्शी को लेकर अक्षय के पास बैठ जाती है। दादाजी भी उन लोगों की चापलूसी समझ चुके थे और यह भी समझ चुके थे कि अक्षय और अनिका इन लोगों का सच जानते हैं। वह चारों थोड़ी देर रुककर फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि अक्षय ने जो सोने का नाटक किया था उससे वह दोनों लोग जान गए थे कि अक्षय नींद में है, लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि यह सब कुछ अक्षय ने जानबूझकर किया था। उन चारों के जाते ही अक्षय अपनी आंखें खोलकर अनिका की तरह देखा है, अपनी पलकें छका देती है, जिसका मतलब था सब कुछ सही है। आज शाम को अनिका दादाजी दादी और अर्शी को घर भेज देती है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वह लोग यहाँ रहकर परेशान हों। अनिका अक्षय के पास रुक गई थी, क्योंकि उसे अक्षय का ख्याल रखना था। उन सबके जाते ही अक्षय अनिका को अपने पास बिठाकर उसकी गोदी में अपना कर रख लेता है और कहता है, अनिका हमेशा अपने ही क्यों धोखा देते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिन्हें इतना प्यार मान सम्मान देते हैं, सब कुछ करते हैं, वह लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। आज अनिका, ये लोगों की फितरत होती है। अक्षय बोलो, कभी भी सच्चे इंसान और सच्ची फीलिंग्स को समझ ही नहीं पता और झूठ और फरेब के पीछे इतना पागल हो जाता है कि उसे सही गलत अच्छे बुरे का सब कुछ समझना खत्म हो जाता है। ये लोग दौलत के नशे में अंधे हो गए हैं, इन्हें नहीं पता कि इन्होंने क्या खाया है। और तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। आज अनिका और अक्षय एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं और फिर दोनों ही गहरी नींद में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मैंशन में समय डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और उसके सामने इस वक्त उसका सबसे अच्छा दोस्त जो वकील भी था वह बैठा हुआ था। समय में उसे सब कुछ समझा दिया था और यह भी बता दिया था कि किन हालातों में वह और अनिका अलग हुए थे। सब कुछ बताने के बाद वह उसकी तरफ देखा है और कहता है, समय जो कुछ भी हुआ उसमें गलती तुम्हारी थी, उनकी नहीं, तो तुम उन पर किस आवाज में कैसे करना चाहते हो। अगर तुम्हें नहीं पता चला कि हर्षित तुम्हारी बेटी है तो क्या तुम्हें कभी पता चलता नहीं चलता, क्योंकि अक्षय ने उसे इतना प्यार दिया है कि उसे कभी एहसास ही नहीं होता कि वह उसका पिता नहीं है। आल देख, अगर तू मेरी सलाह मारना चाहता है तो मेरी सलाह यही है कि अर्शी को अनिका और अक्षय के साथ ही रहने दे, क्योंकि वह दोनों उसे माता पिता का प्यार दे सकते हैं। तुम और अनिका अलग हो, तुम दोनों कभी उसे माँ बाप का प्यार नहीं दे पाओगे, क्योंकि अर्शी अगर तुम्हारे साथ रहेगी तो उसे माँ का प्यार नहीं मिलेगा और अगर वह अनिका के साथ रहेगी तो उसे पिता का प्यार नहीं मिलेगा। इससे तो बेहतर यही है कि अर्शी को कभी पता ही ना चले कि वह तुम्हारी बेटी है। तुम एक दोस्त बनकर या जो भी तुम चाहते हो वह बनाकर उसके साथ रह सकते हो, उसका प्यार कर सकते हो। आल समय में अर्शी के जारी अनिका को पाना चाहता हूं, क्योंकि मैं कभी भी अर्शी को उन लोगों से नहीं मिलने दूंगा, तो अनिका को मजबूर होकर मेरे पास वापस आना ही होगा और फिर मैं उससे शादी करके अर्शी और अनिका को यहां से लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा, जहां हम तीनों के अलावा कोई नहीं होगा। आकाश गलत कर रहा है। समय तू अपनी खुशी के लिए अक्षय से, अनिका से, अर्शी से उसकी खुशियां नहीं छीन सकता है। जब तुझे अनिका का साथ देना था तो तूने उसका साथ नहीं दिया, और आप जब उसे तेरी जरूरत नहीं है तो क्यों जबरदस्ती उसकी जिंदगी में घुसना चाहता है। भूल जा सब कुछ और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर, अपनी एक नई दुनिया बना। क्यों तू पीछे छूटे हुए रिश्तों को अपनी जिंदगी में लाने के चक्कर में अपने आने वाली जिंदगी को भी बर्बाद कर रहा है।
समय मेरी जिंदगी में अनिका के अलावा कोई लड़की नहीं आएगी। पहले ही मैं मुक्ति को लाकर एक बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं और आप मैं किसी और लड़की को लाकर दूसरी गलती नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कभी भी अनिका के अलावा किसी और को अपनी दुनिया में शामिल नहीं करूंगा। अनिका और अर्शी ही मेरी पूरी दुनिया है और वही दोनों मेरी पूरी दुनिया रहेंगे। आकाश एक नज़र समय को देखा है और कहता है, तो तू क्या चाहता है? देख, मैं तुझे समझा समझा कर थक चुका हूँ, लेकिन तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। समय, मैं चाहता हूँ कि तुम अक्षय और अनिका को कोर्ट का नोटिस भेजो जिसमें अर्शी की कस्टडी का केस हो। आकाश, समय एक बार और सोच ले, क्योंकि तू जो करने जा रहा है उसके बाद तू हमेशा हमेशा के लिए अनिका भाभी से दूर हो जाएगा, क्योंकि वह कभी भी तुझे फिर माफ नहीं करेंगे। मैं कुछ नहीं जानता आकाश, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए किसी भी कीमत पर और किसी भी हाल में। आकाश, ठीक है, मैं कल उन्हें कोर्ट का नोटिस भिजवा दूंगा, लेकिन एक बार और सोच लेना, पूरी रात है तेरे पास, कितनी क्या चाहता है? समय बिना आकाश की तरफ देख कहता है, मुझे सिर्फ मेरी बेटी चाहिए। अगर बेटी के साथ अनिका आती है तो मैं उसे भी अपने की तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी भी हालत में अक्षय के पास नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह मेरी बेटी है। समय मल्होत्रा की बेटी। आकाश वहां से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वह सूर्यांश को कॉल करता है और कहता है, भाई, वह अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि उसे अनिका और अर्शी दोनों वापस चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मामला बिगड़ ना जाए, क्योंकि अक्षय राजपूत कोई मामूली इंसान नहीं है। वह एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन और एक माफिया किंग है, और आप अच्छे से जानते हो कि किंग को भले कोई नहीं जानता हो, लेकिन जो जानता है वह उसकी बेदर्दी और क्रूरल को बहुत अच्छे से जानता है। सूर्यांश, तुम ठीक कह रहे हो आकाश, अब कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये लड़का अपनी जिंदगी पर बात कर देगा और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की भी। कुछ देर और बात करने के बाद आकाश कॉल रखकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। अगली सुबह एक नया धमाका अक्षय और अनिका का इंतजार कर रहा था। उसे धमाके का नाम था कोर्ट का नोटिस, जो समय ने भिजवाया था अर्शी की कस्टडी के लिए। ये सब देखकर अनिका परेशान होकर वहीं सोफे पर बैठ जाती है। जब अक्षय को पूरी बात पता चलती है तो वह भी परेशान हो जाता है। अर्शी के बिना वह दोनों नहीं रह सकते थे। अक्षय और अनिका दोनों परेशान थे, लेकिन अब उन्हें नोटिस का जवाब तो देना ही था, इसीलिए वह दोनों अपने वकील को बुलाकर उनसे सारी बातें करके उन्हें वह नोटिस दिखा देते हैं। वकील वह नोटिस देखकर कहती है, देखिए मिस्टर एंड मिसेज राजपूत, हमारा केस सॉलिड तो है, बट ये भी हम भूल नहीं सकते हैं कि अर्शी समय मल्होत्रा की बेटी है और आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन समय मल्होत्रा अभी भी सिंगल है, इसलिए हो सकता है कि अर्शी कस्टडी का केस उनके फेवर में हो सकता है। अनिका का दिमाग खराब हो गया था सोचते सोचते, लेकिन उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बाढ़ के अंदर एक इंसान आता है और इसे देखकर अनिका और अक्षय दोनों का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि समय था जो वहां आया था। समय को देखकर अनिका एकदम से समय का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, क्या करना चाहते हो तुम? पहले मेरी जिंदगी पर बात करके तुम्हें सुकून हासिल नहीं हुआ, जो अब मुझे मेरी बेटी को छीना चाहते हो? समय, मैं हमारी बेटी को नहीं जीना चाहता। अनिका, मैं तुमसे बोला था मेरे पास वापस आ जाओ, हम शादी कर लेंगे और अर्शी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अनिका, ऐसा कभी नहीं हो सकता। समय, मेरी शादी हो चुकी है, अक्षय मेरे पति है और मैं उन्हें छोड़कर किसी और के पास जाऊं, ऐसा तो इस जिंदगी में मुमकिन नहीं है। तो अर्शी को मुझसे छीन चाहते हो ना, तो छीन लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अनिका अर्शी के बिना जी सकती है लेकिन अक्षय के बिना नहीं। समय, हाँ ठीक कहा तुमने, वैसे भी तुम्हें अर्शी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी तुम दोनों की जिंदगी में एक कांटा है जिसे तुम दोनों निकालना चाहते हो, क्योंकि तुम दोनों का बच्चा तो इस दुनिया में आने वाला है। उसके बाद तुम दोनों को अर्शी की कोई जरूरत नहीं होगी और यही चीज मैं कोर्ट में साबित करके रहूंगा। अनिका एक नज़र समय को देखते हैं, फिर अक्षय की तरफ देखती है, ऑफिस समय की तरफ देखकर कहती है, जानते हो समय, पहले मुझे ऐसा लगता था कि तुमने अपने दोस्त की बातें के लिए मेरी जिंदगी पर बात कर दी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तुम हमेशा से ऐसे ही थे। जो चीज़ तुम्हें हासिल नहीं होती थी ना, तुम उससे चीज़ को छीन लेते थे, और जब वह चीज़ तुम्हें हासिल हो जाती थी तो तुम्हें उसकी कोई कदर नहीं रहती थी। जैसे तुम्हें आज हमारे रिश्ते की कोई कदर नहीं है, क्योंकि तुम्हें मुक्ति को हासिल करना था, और जब मुक्ति का सच तुम्हारे सामने आया। समय, अगर इस दुनिया में अनिका राजपूत किसी से नफरत करती है ना, तो वह तुम हो। समय, तुमसे ज्यादा मैं किसी से नफरत नहीं करती। जब तुमने मुझे छोड़ा था तब मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत नहीं थी, और नहीं तुमने जब मुक्ति से शादी की तब मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत थी। मैंने कितना सफर करके अर्शी को जन्म दिया, उसे वक्त मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं थी, लेकिन आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए बेइंतहा नफरत है। इतनी नफरत कि मैं अपनी नफरत में कुछ भी कर गुजर सकती हूँ। तुम मुझसे मेरी बेटी छीनना चाहते हो ना, तो याद रखना मैं तुम्हारे घर की सुख शांति छीन लूंगी। जिस वजह से तुमने मुक्ति को अपनाया था ना, मैं वह वजह कोर्ट में बताऊंगी, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि जब अपनी इज्जत को उछाला जाता है ना, तो कैसा लगता है। अब तुम आमने सामने आना ही चाहते हो तो आओ, लेकिन तुम एक बात याद रखना, अर्शी की कस्टडी तो मुझे ही मिलेगी, यह चैलेंज है मेरा तुम्हें। अनिका का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिताते
है और कहता है इस तरह की वाहियात बातें करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम अपनी बेटी को पाने के लिए गौरी की इज्जत नहीं छल सकते हैं। वह मासूम लड़की है, हम उसे किस चीज का बदला लेंगे? पागल हो, तुमसे ऐसी बातें कर रही हो, हमें हमारी ऐसी चाहिए तो हम सही तरीके से अर्शी को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। फालतू में बकवास करने की या अपनी मर्यादा से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे होते हुए कोई भी हमारी ऐसी को हमसे जुदा नहीं कर सकता। समय एक नज़र उन दोनों को देखा है, उसके चेहरे पर गुस्सा दर्द दिखाई दे रहा था क्योंकि इस वक्त अक्षय अनिका को अपनी बाहों में भर रखा था और यही चीज समय के बर्दाश्त से बाहर थी। वह 1 लाख वहां रखे सोफे पर मरता है और वहां से बाहर निकल जाता है। समय अगर इस दुनिया में अनिका राजपूत किसी से नफरत करती है ना तो वह तुम हो। समय तुमसे ज्यादा मैं किसी से नफरत नहीं करती। जब तुमने मुझे छोड़ा था तब मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत नहीं थी और नहीं तुमने जब मुक्ति से शादी की तब मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत थी। मैंने कितना सफर करके अर्शी को जन्म दिया, उसे वक्त मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं थी, लेकिन आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए बेइंतहा नफरत है। इतनी नफरत कि मैं अपनी नफरत में कुछ भी कर गुजर सकती हूँ। तुम मुझसे मेरी बेटी छीनना चाहते हो ना, तो याद रखना मैं तुम्हारे घर की सुख शांति छीन लूंगी। जिस वजह से तुमने मुक्ति को अपनाया था ना, मैं वह वजह कोर्ट में बताऊंगी, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि जब अपनी इज्जत को उछाला जाता है ना तो कैसा लगता है। अब तुम आमने सामने आना ही चाहते हो तो आओ, लेकिन तुम एक बात याद रखना, अर्शी की कस्टडी तो मुझे ही मिलेगी। यह चैलेंज है मेरा तुम्हें। अनिका का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिताते हैं और कहता है इस तरह की वाहियात बातें करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम अपनी बेटी को पाने के लिए गौरी की इज्जत नहीं छल सकते हैं। वह मासूम लड़की है, हम उसे किस चीज का बदला लेंगे? पागल हो, तुमसे ऐसी बातें कर रही हो, हमें हमारी ऐसी चाहिए तो हम सही तरीके से अर्शी को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। फालतू में बकवास करने की या अपनी मर्यादा से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे होते हुए कोई भी हमारी ऐसी को हमसे जुदा नहीं कर सकता। समय एक नज़र उन दोनों को देखा है, उसके चेहरे पर गुस्सा दर्द दिखाई दे रहा था क्योंकि इस वक्त अक्षय अनिका को अपनी बाहों में भर रखा था और यही चीज समय के बर्दाश्त से बाहर थी। वह 1 लाख वहां रखे सोफे पर मरता है और वहां से बाहर निकल जाता है। समय हॉस्पिटल से निकलने के बाद तुरंत अपने वकील को कॉल करके कहता है जल्दी से जल्दी कोर्ट की तारीख डलवाओ क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपनी बेटी को अपने पास लाना चाहता हूं। समय की बात सुनकर वह भी कुछ नहीं कहता क्योंकि वह जान गया था कि समय इस वक्त गुस्से में है और अगर वह से कुछ समझाएगा तो समय नहीं समझने वाला है। वही बात के अंदर आने का अक्षय की तरफ देखकर कहती है वह कभी चुपचाप नहीं बैठेगा, वह हमसे हमारी अर्शी को छीन लेगा। अक्षय अनिका के सर को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है वह कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे रहते वह तुम्हें और अर्शी को मुझे कभी अलग नहीं कर सकता है। उसे जो करना है वह करने दो क्योंकि वह पहले शतरंज की चाल चल रहा है और मैं बाद में अपनी चाल चलूंगा, इसीलिए वह जो कर रहा है उसे अभी करने दो, सिर्फ उसके सारे मोहरे खुलने का इंतजार करो। अनिका को अक्षय की बात समझ आ जाती है, इसीलिए वह भी आगे कुछ नहीं रहती। वहीं दूसरी तरफ हर एक न्यूज चैनल पर इस केस के बारे में न्यूज आ रही थी। जो लोग नहीं जानते थे अब उन्हें भी सच पता चल चुका था और चारों तरफ सब लोग समय को सिंपैथी की नजर से देख रहे थे, लेकिन ये सब कुछ समय का किया हुआ ही था जिससे सारे लोग उसके फेवर में आ जाए और वह ये कैसे अर्शी और अनिका को अक्षय से जीत जाए। लेकिन वह भूल गया था अनिका को छोड़ने का फैसला उसका था और वापस न आने का फैसला अनिका का है। धीरे धीरे सबको समय की फेवर में होता जा रहा था, तो यही सब देखकर अब अनिका को डर लगने लगा था कि कहीं वह अपनी बेटी को खो न दे। लेकिन वह ये भी जानती थी कि अगर अक्षय ने उससे वादा किया है कि अर्शी कहीं नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी, इसीलिए आपको भी अक्षय के अगले मूव का इंतजार कर रही। लेकिन अभी तक अक्षय की तरफ से ना कोई स्टेटमेंट रिलीज हुआ था और ना ही कोर्ट में उसकी तरफ से कोई वकील हायर हुआ था। यही सब देखकर समय अपनी जीत पर खुश हो रहा था, लेकिन वह भूल गया था वह अक्षय राजपूत है जो जहां से सोचना खत्म करता है वह वहां से सोचना शुरू करता है। आज तक कभी भी अक्षय ने समय को कुछ नहीं बोला था, ना ही कभी उसकी बीती हुई जिंदगी के बारे में उसे कुछ भी कहा था, लेकिन अब बारी उसकी इज्जत, उसकी बीवी और उसकी बेटी पर आई थी तो वह ऐसे कैसे उसे जाने दे सकता था। उसे विश्वास था अपनी बीवी पर और उसे भरोसा था कि वह कभी भी उसका साथ छोड़कर नहीं जाएगी। अक्षय इस वक्त अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था और उसके सामने वर्ल्ड का नंबर 1 वकील खड़ा था जिसे अक्षय अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा था। यह वकील वैसे ही किसी के केस के लिए नहीं आता, लेकिन सिर्फ अक्षय मल्होत्रा के नाम से ही वह इस केस में इन्वॉल्व करने के लिए मान गया था। वकील जॉनसन कुछ देर और अक्षय से बात करते हैं और उसके बाद वह वहां से चले जाते हैं। भाई अनिका हैरानी से अक्षय को देख रही थी। अक्षय अनिका की तरफ देखकर कहता है मैं इतनी आसानी से उसे जितने नहीं दूंगा क्योंकि बड़ी अब हर रोज जीत की है और मैं उसे जितने नहीं दूंगा और तुम्हारी इज्जत को तू पर लगाकर तुम्हें उससे बिल्कुल भी जितना नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि वह ये सब कुछ क्यों कर रहा है और उसे करने दो। लेकिन अनिका और अर्शी कभी भी उसकी जिंदगी में शामिल नहीं, यह अक्षय राजपूत का वादा है तुमसे।
केस की पहली तारीख थी। पूरा कोर्ट खचाखच भरा हुआ था क्योंकि बात बहुत बड़ी बिजनेसमैन की थी जिनके ऊपर उनकी बेटी और बीवी को जबरन अपने साथ रखने का आरोप लगा था और वह कोई और नहीं अक्षय राजपूत था और उसे पर केस करने वाला समय मल्होत्रा। इसीलिए ये कैसे मीडिया में और हर सोशल साइट्स पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा था और आज कोर्ट हर दिन से ज्यादा भरा हुआ था क्योंकि दो बिजनेसमैन एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। अब देखना ये था कौन जीता है और कौन हारता है। कोर्ट के अंदर जा चुके थे समय उसकी फैमिली, अनिका, हर कोई वहां मौजूद था शिवाय अक्षय और उसकी वकील जो अभी तक कोर्ट के अंदर नहीं आए थे। तभी अचानक से बाहर से कुछ कदमों की आवाज आती है। सब लोग उसे तरफ देखते हैं तो वहां से अक्षय अंदर आ रहा था। इस वक्त उसका और आप बहुत खतरनाक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी की जान भी लेने की ताकत रखता था, लेकिन बात आज उसकी इज्जत की थी इसलिए वह चुपचाप वहां के बैठ जाता है। कोर्ट की सुनवाई शुरू हो जाती है लेकिन जज साहब अक्षय की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर राजपूत, क्या आपका कोई वकील नहीं है? क्या मैं सरकारी वकील को करूं आपके केस लड़ने के लिए? अक्षय खड़ा होता है और कहता है, नहीं जज साहब, मेरे वकील आते ही होंगे। तभी उसे हाल में एक आदमी की एंट्री होती है। अपने सामने दुनिया के नंबर 1 वकील को देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है और सबसे ज्यादा हालत समय की वकील की खराब थी क्योंकि वह जानता था अगर मिस्टर जॉनसन अक्षय का केस लड़ रहे हैं तो अक्षय सुनवाई होने से ही पहले जीत चुका है। मिस्टर जॉनसन अपना वकालतनामा कोर्ट में सबमिट करते हैं और उसके पास वहां आकर खड़े हो जाते हैं। सब लोग अपनी तरफ से दलीलें देने लगते हैं। तभी समय का वकील उसकी तरफ आकर कहता है, जैसा आप ये कैसे मेरे क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा का है। मिस्टर मल्होत्रा किसी कारणवश अपने परिवार से कुछ टाइम के लिए अलग थे। तभी मिस्टर राजपूत ने उनकी बीवी और उनकी बेटी को अपने पास रख लिया और अब वह उनकी बीवी को अपनी और उनकी बेटी को अपनी बेटी बताते हैं। इसलिए मिस्टर मल्होत्रा चाहते हैं कि कोर्ट उन्हें उनकी बीवी और बेटी, यह मेरे क्लाइंट के साथ आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। श्री जॉनसन खड़े होते हैं और कहते हैं, यारो ना, आप मुझे एक बात बताइए, तलाक देने के बाद कोई औरत किसी की बीवी रह सकती है? नहीं मिस्टर समय मल्होत्रा मेरे क्लाइंट की वाइफ श्रीमती अनिका राजपूत को तलाक दे चुके थे अपनी दूसरी वाइफ मुक्ति मल्होत्रा के लिए, इसलिए उनका मैसेज अनिका राजपूत पर कोई हक नहीं बनता है। मैं कोर्ट के सामने उन दोनों के तलाक के पेपर सबमिट करना चाहता हूं। जैसे ही समय और समय का वकील वह सब सुनते हैं उन दोनों की आंखें हारने से बड़ी हो जाती हैं क्योंकि तलाक के पेपर्स तो उनके पास भी नहीं थे। उन्हें लगा था वह पेपर्स अनिका के पास भी नहीं है, इसलिए तो उन्होंने ये सब कुछ खेल रचाया था। जैसे ही कोर्ट में उन दोनों के तलाक के पेपर्स आते हैं, जैसा साहब हैरानी से उनके पेपर्स को देखकर मोहित की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर मोहित, आप किसी दूसरे पर इस तरह से गलत इल्जाम नहीं लगा सकते। जब मिस्टर समय मल्होत्रा का मैसेज अनिका से तलाक हो चुका था तो इसका मतलब तो ये था वह स्वतंत्रता थी किसी से भी शादी करने के लिए। श्री जॉनसन खड़े होते हैं और कहते हैं, और रही बात मेरे क्लाइंट की बेटी अर्शी की, तो वह मेरे क्लाइंट की ही बेटी है। आप इस डिवोर्स की तारीख देखिए, उसके बाद यह मेरी क्लाइंट की बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट है, इसे देखिए, इन दोनों में 1 साल का डिफरेंस है। इसका मतलब अर्शी मिस्टर राजपूत की बेटी है, ना मल्होत्रा की। श्री जॉनसन के आगे मोहित की कोई भी दलील काम नहीं दे रही थी क्योंकि मिस्टर जॉनसन पूरे तैयारी के साथ कोर्ट में आए थे। उन्होंने एक ही तारीख में पूरे केस का रुख पर रख दिया था। तभी मोहित समय की तरफ गुस्से से मैं देखने लगता है, लेकिन समय अभी भी जज साहब की तरफ देख रहा था। तभी श्री जॉनसन कहते हैं, जैसा आप, मैं मिसेज अनिका राजपूत को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। जैसा वहां बोल देते हैं तभी अनिका कटघरे में आकर खड़ी हो जाती है। श्री जॉनसन अनिका की तरफ देखकर कहते हैं, तो बताइए मैसेज अनिका, आपका और मिस्टर मल्होत्रा का तलाक क्यों हुआ था? एक नज़र समय को देखते हैं, फिर वह एक नज़र अक्षय को देती है। अक्षय अपनी पलकें झटका देता है तो अनिका जज साहब की तरफ देखकर कहती है, मेरी और समय की लव मैरिज थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, एक दूसरे के साथ अपने हर एक रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाते थे। मैं सृष्टि में अपना 100% दे रही थी, लेकिन एक दिन अचानक समय अपने साथ मुक्ति को लेकर हमारे पास आया और उसने बताया कि वह मुक्ति से शादी करना चाहता है और मुझे तलाक देना चाहता है। पहले तो मैं समय के इस धोखे से बहुत आहत हुई थी, फिर पता चला कि वह तो हमेशा से ही मुक्ति से मिलता था, इसीलिए मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं समय को तलाक देकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। और समय ने तुरंत ही मुझे डिवोर्स पेपर दे दिए, तो मैं भी उन पेपर से साइन करके एक कॉपी अपने साथ लेकर चली गई। लेकिन 3 साल बाद अचानक से समय ने ये कैसे हम लोगों के ऊपर कर दिया, मैं इसका रीजन नहीं जानती साहब। समय एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मेरा और तुम्हारा कभी तलाक हुआ ही नहीं था, तो तुम्हारे पास ये तलाक के पेपर्स कहाँ से आए, जबकि मैंने तुम्हें कोई तलाक के पेपर नहीं दिए थे? अनिका हैरानी से समय की तरफ देखती और कहती है, तो मैं तो हमेशा अपने दोनों हाथों में लड्डू चाहिए थे समय, तुम्हें मैं भी चाहिए थी और तुम्हें मुक्ति भी चाहिए थी। तो मुक्ति को दुनिया के सामने अपनी बीवी बनाना चाहते थे और मुझे पहन के पीछे रखकर अपनी नींद पूरी करने की वजह बनना चाहते थे।
अनिका जज साहब को हर एक बात बता देती है जो उसके और समय के बीच उससे दिन हुई थी, जिस दिन समय ने उसे यह कहा था कि वह उसे अपने साथ कहीं भी रखने के लिए तैयार हो जाएगा। ये सब बातें जज साहब सुनकर नफरत से सब लोग अब समय की तरफ देखने लगते हैं। सूर्यांश दी हैरानी से समय को देख रहा था और बाकी का पूरा राणा परिवार भी, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि समय इतना गिर सकता है। एक टाइम पर अनिका से मोहब्बत का दावा करने वाला समय उसकी इज्जत को इस तरह नीलम करेगा, ये चीज किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। तभी मिस्टर जॉनसन जज साहब की तरफ देखकर कहते हैं, अब आप बताइए जज साहिब, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बीवी के होते हुए अपने दूसरी औरत के साथ रिश्ता रख फिर उसे दूसरी औरत को घर में लाकर बिठाकर अपनी बीवी से कहे कि वह उसकी मिस्ट्रेस बन के रहे? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर मेरे क्लाइंट ने क्या गलती की? अगर उन्होंने अनिका जी से शादी की, उन्हें अनिका जी से प्यार हुआ, उन्होंने शादी कर ली, तो इसमें मिस्टर समय का तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन अचानक से जब इन्होंने देखा कि इनके छोड़ने के बाद भी अनिका की अपनी जिंदगी इतनी आसानी से जी रही है, तो उन्होंने उनकी जिंदगी में ग्रहण बनने का फैसला कर लिया। श्री जॉनसन जज साहिब की तरफ देखकर कहते हैं, जज साहिबा, मिस्टर समय की दूसरी पत्नी मुक्ति जी ने मिस्टर समय ने उन्हें तलाक दिया क्योंकि वह किसी लड़की के रेप केस में इन्वॉल्व थी। वह रेप केस कौन था ये तो हम नहीं जानते हैं और ना ही मैं ये कोर्ट को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं उससे लड़की की प्राइवेट जिंदगी को इस तरह से पब्लिक में नहीं उछालना चाहता। जब मिस्टर समय को लगा क्या वह चारों तरफ से फंस जाएंगे, तो उन्होंने मुक्ति जी को तलाक देकर उनसे अपना पीछा छुड़ा लिया। फिर जब इन्होंने मिस्टर राजपूत के साथ अनिका जी को देखा तो इन्हें लगा कि किसी दूसरी औरत से रिश्ता रखने से अच्छा है वह अनिका जी को ही अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। और इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट हथियार था मिस्टर एंड मिसेज राजपूत की बेटी अर्शी राजपूत। समय चारों तरफ से मिस्टर जॉनसन के सवालों से गिर चुका था, उसे कोई जवाब देते ही नहीं बन रहा था। अब उसे पश्चाताप हो रहा था कि क्यों वह इस केस को कोर्ट में लेकर आया। अगर वह सिर्फ अर्शी के कस्टडी का केस लड़ता तो शायद ये कैसे वह जीत भी सकता था डीएनए रिपोर्ट से, लेकिन उन्होंने इस समय अनिका को शामिल कर अपनी हर को मुकम्मल कर लिया था। तभी अचानक से कोर्ट में किसी की एंट्री होती है और सब उसे तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। कौन आया है कोर्ट में, क्या मकसद है उसका, क्या अक्षय ये केस जीत पाएगा? सूर्यांश दी हैरानी से समय को देख रहा था और बाकी का पूरा राणा परिवार भी, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि समय इतना गिर सकता है। एक टाइम पर अनिका से मोहब्बत का दावा करने वाला समय उसकी इज्जत को इस तरह नीलम करेगा, ये चीज किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। तभी मिस्टर जॉनसन जज साहब की तरफ देखकर कहते हैं, अब आप बताइए जज साहिब, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बीवी के होते हुए अपने दूसरी औरत के साथ रिश्ता रख फिर उसे दूसरी औरत को घर में लाकर बिठाकर अपनी बीवी से कहे कि वह उसकी मिस्ट्रेस बन के रहे? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर मेरे क्लाइंट ने क्या गलती की? अगर उन्होंने अनिका जी से शादी की, उन्हें अनिका जी से प्यार हुआ, उन्होंने शादी कर ली, तो इसमें मिस्टर समय का तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन अचानक से जब इन्होंने देखा कि इनके छोड़ने के बाद भी अनिका की अपनी जिंदगी इतनी आसानी से जी रही है, तो उन्होंने उनकी जिंदगी में ग्रहण बनने का फैसला कर लिया। श्री जॉनसन जज साहिब की तरफ देखकर कहते हैं, जज साहिबा, मिस्टर समय की दूसरी पत्नी मुक्ति जी ने मिस्टर समय ने उन्हें तलाक दिया क्योंकि वह किसी लड़की के रेप केस में इन्वॉल्व थी। वह रेप केस कौन था ये तो हम नहीं जानते हैं और ना ही मैं ये कोर्ट को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं उससे लड़की की प्राइवेट जिंदगी को इस तरह से पब्लिक में नहीं उछालना चाहता। जब मिस्टर समय को लगा क्या वह चारों तरफ से फंस जाएंगे, तो उन्होंने मुक्ति जी को तलाक देकर उनसे अपना पीछा छुड़ा लिया। फिर जब इन्होंने मिस्टर राजपूत के साथ अनिका जी को देखा तो इन्हें लगा कि किसी दूसरी औरत से रिश्ता रखने से अच्छा है वह अनिका जी को ही अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। और इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट हथियार था मिस्टर एंड मिसेज राजपूत की बेटी अर्शी राजपूत। समय चारों तरफ से मिस्टर जॉनसन के सवालों से गिर चुका था, उसे कोई जवाब देते ही नहीं बन रहा था। अब उसे पश्चाताप हो रहा था कि क्यों वह इस केस को कोर्ट में लेकर आया। अगर वह सिर्फ अर्शी के कस्टडी का केस लड़ता तो शायद ये कैसे वह जीत भी सकता था डीएनए रिपोर्ट से, लेकिन उन्होंने इस समय अनिका को शामिल कर अपनी हर को मुकम्मल कर लिया था। तभी अचानक से कोर्ट में किसी की एंट्री होती है और सब उसे तरफ हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं मुक्ति थी जिसे सीधा जेल से लाया गया था। मुक्ति कटघरे में आकर खड़ी हो जाती है। श्री जॉनसन मुक्ति की तरफ देखकर कहते हैं, तो बताइए मुक्ति जी, आपका और मिस्टर समय मल्होत्रा का कैसा रिश्ता था? मुक्ति एक नज़र समय को देखते हैं, फिर एक नज़र अनिका को देखकर जज साहब की तरफ देखकर कहती है, जब साहिब मैं और समय काफी टाइम से रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे और एक दूसरे का हर तरीके का रिश्ता था हम दोनों का। लेकिन मुझे तब तक ये नहीं पता था कि समय पहले से शादीशुदा है। उसकी बीवी अनिका जो से उसे वक्त में बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब मुझे अनिका और समय के रिश्ते के बारे में पता चला तो मैं समय को एक अल्टीमेटम दे दिया, या तो मैं या तो उनका। तो समय ने अनिका को तलाक देकर मुझसे शादी कर ली।
मुक्ति की बात सुनकर अक्षय और समय की आंखें गिरने से बड़ी हो जाती है। लगा था कि मुक्ति समय के खिलाफ गवाही देगी, लेकिन मुक्ति जो भी कर रही थी ना वह किसी वजह से कर रही थी। समय गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं तुमसे कुछ वीडियो के वायरल होने से 2 दिन पहले मिला था और तुम क्या उल्टी सीधी बातें सबको बता रही हो? मुक्ति अपनी आंखों में आंसू भर के अपना सर नीचे कर लेती है और कहती है, मैं जानती हूँ समय, हमें हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में कोर्ट में बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं इस तरह तुम्हें किसी और के लिए लड़ते हुए नहीं देख सकता। जब तुमने उसे छोड़ ही दिया था तो क्यों उसके पीछे पड़े हो? जाने दो ना उसे। उसकी बात सुनकर समय की कुछ मुठ्ठियां गुस्से में कस जाती हैं और उसके हाथ की पूरी नसें दिखाई देने लगते हैं। मुक्ति फिर से जस्ट साहिब की तरफ देखकर कहती है, जब साहिब मैं और समय एक दूसरे के इतने करीब थे कि हम दोनों का रिश्ता पति पत्नी की तरह था, वही समय जब हर वक्त मेरे साथ रहता था तो उसका अनिका के साथ कोई रिश्ता ही नहीं था, तो फिर यह बच्ची उसकी कैसे हो सकती है? मुक्ति की बात सुनकर अनिका की आंखें हारने से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनका जानती थी कि इस वक्त उनकी झूठ बोल रही है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। कोर्ट में तरह तरह की बातें हो रही थी, अब सबको समय गलत लग रहा था और अक्षय और अनिका सही। तभी मिस्टर जॉनसन जब साहिब की तरफ देखकर कहते हैं, मैं अक्षय राजपूत को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। अक्षय भी कटघरे में आकर खड़ा हो जाता है तो मिस्टर जॉनसन अक्षय की तरफ देखकर कहते हैं, तो बताइए मिस्टर राजपूत, आपका और आपकी वाइफ की शादी कब और किन हालातों में हुई थी? अक्षय एक नज़र अनिका को देखकर साहिब की तरफ देखकर कहता है, चल साहिबा, मैं और अनिका पहली बार एक रोड पर मिले थे जहां कुछ लोग अनिका को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग उसे वक्त पेरिस में थे, मैंने अनिका की मदद की थी, उसके बाद हम दोस्त बन गए। फिर अनिका और मैं ज्यादातर बिजनेस मीटिंग में मिलाने लगे। मैं तो अनिका से पहली नज़र में ही प्यार करने लगा था। जब मैं अनिका को प्रपोज किया तो उनका ने मुझे अपने अतीत के बारे में बताया, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसका तलाक हो चुका था और ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर किसी लड़की की पहली शादी सफल नहीं रही तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकती। मैं अनिका को बहुत कन्विंस किया, तब जाकर उनका मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुई और उसे हमारी शादी के 1 साल बाद आने गाने अर्शी को जन्म दिया था। तो आप बताइए यस साहिबा, आरसी मिस्टर मल्होत्रा की बेटी कैसे हो सकती है? मैं जानता हूँ मिस्टर मल्होत्रा को अनिका के साथ किए हुए अपने व्यवहार पर पश्चाताप है, लेकिन यह मतलब नहीं कि वह किसी की पर्सनल लाइफ को इस तरह साड़ी बाजार नीलाम कर दे। जब साहिब सबकी तरफ देखकर कहती है, सारे सबूत और सारे गवाहों को और सारी चीजों को देखने के मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट यह फैसला करती है कि मिस्टर समय मल्होत्रा ने चीज को लेकर मिस्टर अक्षय राजपूत पर कैसे किया था, जबकि अनिका राजपूत और अर्शी राजपूत अक्षय राजपूत की फैमिली है। अर्शी राजपूत अक्षय राजपूत की बेटी है, इसलिए ये कोर्ट मिस्टर समय मल्होत्रा पर मानहानि का कैसे करते हुए इस केस को खारिज करती है, क्योंकि और मिस्टर समय मल्होत्रा को यह आदेश देती है कि वह मिस्टर राजपूत की फैमिली उनके घर और ऑफिस से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहे। अगर फिर कभी भी उनके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट होती है तो कोर्ट उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगा। जब साहब अपना फैसला सुनाकर वहां से चली जाती है, अनिका भागकर जाकर अक्षय गले लग जाती है। वही समय की आंखें गुस्से में तहक रही थी क्योंकि इस वक्त उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अनिका अक्षय के करीब है। मुक्ति को फिर से बाहर ले जाया जा रहा था। पूरा कोर्ट खाली हो चुका था। इस वक्त सिर्फ कितने चुने लोग वहां मौजूद थे, जैसे समय की फैमिली, अनिका, अक्षय, यही लोग वहां मौजूद थे। समय मुक्ति के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने झूठ क्यों बोला कोर्ट में, जबकि तुम जानती थी मेरे और अनिका के अलग होने से 2 दिन पहले ही मैं तुमसे मिला था। मुफ्ती मुस्कुराकर समय की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारा फेवर में गवाही दूंगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। जब मैं तुम्हें पाने के लिए इतना सब ड्रामा किया तो तुम्हें मुझे छोड़ देने के बाद मैं तुम्हारा फेवर में गवाही देकर अनिका को तुम्हारी जिंदगी में आने दूंगी? ये तो तुमने बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी थी अपने अंदर। पहले ही मैं जेल के अंदर रहूं, भले ही मैं गुनाह किए हैं, लेकिन इन सब में बराबर के हिस्सेदार तुम भी थे। तुम्हें भी तो एक बार मेरे बारे में तहकीकात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, तुमने अपनी बीवी को छोड़कर मुझे अपना लिया। तो गलती तुम्हारी थी, सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। जब मैं जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा कटूंगी तो तुम यहाँ खुले आसमान के नीचे अपनी सजा काटो के चुपचाप, मैंने कहा, को मिस्टर राजपूत के साथ देखोगे। तुम्हें अपने दिल में वही दर्द होगा जो मुझे हुआ था उस वक्त जब तुमने मुझे जेल पहुंचाया था। समय गुस्से में मुक्ति का कल पकड़ लेता है, लेकिन पुलिस वाले उसका गला छुड़ाकर समय को मुक्ति से अलग करते हैं। मुक्ति मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है क्योंकि वह हार कर भी जीत गई थी और समय जीतकर भी हार गया था। समय ने अपना सब कुछ खो दिया था, अपनी बीवी, अपनी बेटी और आज अपनी इज्जत भी। समय गुस्से में वहां से निकल जाता है। वही अक्षय अनिका को अपने गले लगा कर कहता है, मैंने बोला था ना, हमारी अर्शी को हमसे कोई अलग नहीं करेगा, इसीलिए मैंने अर्शी को कोर्ट से दूर रखने के लिए बोला था।
नहीं चाहता था अर्शी के मासूम दिल पर इन सब का गहरा असर हो। अनिका हाँ कह देती है। तभी समय की पूरी फैमिली अनिका के सामने अपने हाथ जोड़ लेती है और कहते हैं हमें माफ कर दो, हम अपने बेटे के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि हमें तुम्हारा दुख दिखाई ही नहीं दिया। हमें लगा कि शायद उसे मुक्ति से प्यार हो गया है, वह मुक्ति के साथ खुश रहेगा, इसीलिए हमने भी उसे वक्त उसे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आज हमें इस बात का एहसास है कि हमने जो किया बहुत गलत किया। आज अनिका एक नज़र उन सबको देखकर कहती है, एक बात बोलूं मैं आप लोगों को, जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल आती है ना तो उसका रिश्ता उसके पति के साथ तो होता ही है लेकिन उसके परिवार के साथ भी होता है। लेकिन आप लोगों ने तो मुझे इंसान भी नहीं समझा। आपके बेटे ने मुझे अपने घर से बाहर कर दिया और आपने एक बार भी अपने बेटे से सवाल नहीं किया। अगर बुआ जी उसे वक्त मेरा साथ ना देती ना तो शायद आज अब तक मैं अपनी जिंदगी खत्म कर चुकी होती। इसीलिए मैं बुआ जी की इज्जत करती हूँ और उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप लोगों ने तो हमेशा सिर्फ दूसरों को धोखा और दर्द ही दिया है। आल सब लोग एक एक करके कोर्ट से बाहर चले जाते हैं। अक्षय अपनी कार में अनिका और मिस्टर जॉनसन को बिठाकर वहां से राजपूत मैंशन आपके लिए निकल जाता है। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं लेकिन मीडिया में और इंटरनेट पर यह न्यूज तेजी से वायरल कर रही थी कि समय मल्होत्रा ने अनिका राजपूत को पाने के लिए इतना बड़ा गेम प्लान किया था लेकिन मिस्टर अक्षय राजपूत ने उसकी हर एक गेम को खत्म कर दिया। इस एक न्यूज में अक्षय की बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। आल राजपूत मेंशन में सब लोग उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। दादा दादी बहुत परेशान थे क्योंकि वह जानते थे कि अगर यह कैसे अक्षय हार गया तो वह अपनी जिंदगी हार जाएगा। लेकिन जब न्यूज पर उन्होंने सब कुछ देखा तो उन्हें तसल्ली हो गई और उन्हें इस बात की भी तसल्ली हो गई कि अर्शी अक्षय की बेटी है ना कि किसी और की। सब लोग अभी भी उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। जब वह दोनों आते हैं तो दादी माँ दोनों की आरती उतार कर उनका स्वागत करती है। जहाँ राजपूत मेंशन में खुशियों का डेरा था वही मल्होत्रा मेंशन अंधेरे में गिरा हुआ था क्योंकि समय ने पूरे घर में तोड़फोड़ मचा रखी थी। उसे किसी भी कीमत पर अनिका वापस चाहिए थी। आल समय को अपनी मोहब्बत का एहसास था लेकिन अपने दोस्त के वादे के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन जब उसे पता चला था कि वह वादा उसकी बहन नहीं किसी और के लिए पूरा हुआ था तो समय को अपने दिल में दर्द और गिल्टी फील हो रहा था कि क्यों उसने एक बार मुक्ति के बारे में कुछ भी पता करने की कोशिश नहीं की। यही सब सोते हुए उसने पूरे मल्होत्रा मेंशन को कबाब खाना बना दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसका गुस्सा और उसका मन शांत नहीं हुआ था क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर अपनी अनिका और अर्शी वापस चाहिए थी। आल राणा मेंशन में अलग ही माहौल था। सब लोग सोफे पर चुपचाप बैठे हुए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो समय एक वक्त पर अनिका के लिए सूर्यांश से लड़ने के लिए तैयार हो गया था अपने भाई से, वह किसी एक लड़की के लिए अपनी बीवी और अपनी बेटी को छोड़ सकता है। यही सब बातें उनके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। वहीं बुआ जी सब की तरफ देखकर कहती हैं, मैं पहले से ही जानती थी कि उससे लड़की ने कोई झोल जरूर है लेकिन किसी ने उसे वक्त मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। और देखिए आज हमारे समय की जिंदगी किस तरह से बर्बाद हुई है। आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा, ना घर ना परिवार और ना ही इज्जत, सब कुछ नीलाम हो गया उसका सिर्फ उसे मुक्ति की वजह से। आल लेकिन बुआ जी की बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि सब लोग जानते थे कि जो बुआ जी कह रही थी वह सच भी तो था। अगर उन लोगों ने उसे वक्त अगर समय को रोका होता तो शायद समय की जिंदगी आज इस कदर बर्बाद ना हुई होती। लेकिन आप वह लोग भी सिवाय पश्चात आपकी कुछ नहीं कर सकते थे। आल राजपूत मेंशन में इस वक्त अनिका और अक्षय अपने कमरे में थे और अर्शी वही खेल रही थी। तभी एक सर्वेंट जाकर अर्शी से कहती है, बिटिया आपको दादाजी दादी बुला रहे हैं। तो अर्शी उन सर्वेंट के साथ वहां से चली जाती है। अर्शी के उसे कमरे से जाते ही अक्षय एकदम से अनिका का हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है और उसके लिबों को अपने लिबों की कैद में कर लेता है। अनिका को तो रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला था, तब तक वह अक्षय के नीचे दबी हुई थी। अक्षय की उसे किसने अनिका इस कदर खो चुकी थी कि उसकी आंखें कब अपने आप सुकून से बंद हो गई और कब अनिका के हाथ अपने आप अक्षय के बालों में चलने लगे, उन दोनों को ही नहीं पता था। आल अक्षय ने अपना पूरा वजन अनिका के ऊपर नहीं डाला था क्योंकि अक्षय जानता था क्या अनिका प्रेग्नेंट है और इस वक्त पर अगर वह उसके ऊपर सारा वजन डालेगा तो उसके बच्चे को नुकसान हो सकता है। आने वाले एपिसोड में कुछ बहुत भयानक होने वाला है जो अनिका और अक्षय की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। लेकिन अनिका अक्षय अलग नहीं होंगे, रहेंगे वह दोनों एक दूसरे के साथ ही। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग देकर इस कहानी को दोबारा से रेटिंग में ला दीजिए, नहीं तो ये स्टोरी बहुत जल्द बंद हो जाएगी। लड़की नफरत और गुस्से की आग में उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया तो तुम्हें नई जिंदगी मिल जाएगी और अगर मैं यहाँ से बचकर निकल गई तो मैं तुम दोनों को ऐसी मौत दूंगी कि तुम दोनों जिंदगी में कभी भी दूसरा जन्म लेने से पहले 1000 बात सोचोगे, या तो मुझे मार दो या मैं तुम दोनों को मार दूंगी। तभी वह दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
तभी वह दोनों अपने आदमियों को खुद इशारा करते हैं और उसके आदमी एक तेजाब का भरा हुआ टैंकर लेकर आते हैं और उसे पूरे तेजाब को उसे लड़की के ऊपर डाल देते हैं। उसे पूरे जंगल में उसे लड़की की दर्दनाक चीखें पूछ रही थी। वहां घूम रहे जानवर भी एक बार को उसे लड़की की इतनी दर्दनाक चीख सुनकर अपनी जगह सहन कर खड़े हो गए थे। आसमान में उड़ रहे पक्षी उसे जंगल से पलायन कर गए थे। इतनी दर्दनाक मौत हुई थी उसे लड़की की। मरते वक्त उसे लड़की के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मोहब्बत करना गुनाह है? क्या किसी पर विश्वास करना गुनाह है? क्या अपनी सौतेली बहन को अपनी सगी बहन जैसा प्यार देना गुनाह था? अपने दोस्त, अपने भाई और उसे इंसान पर भरोसा नहीं किया था जो इस जिंदगी में उसका भला चाहते थे, जिन्होंने उसे बचाते हुए अपनी जान गंवा दी थी। क्या मुझे दूसरा मौका नहीं मिल सकता अपनी किस्मत बदलने का? क्या मुझे दूसरा मौका नहीं मिल सकता अपना बदला पूरा करने का? क्या मुझे दूसरा मौका नहीं मिल सकता इन 5 साल की दर्दनाक यादों को मिटाने का, सबसे बदला लेने का? इसी के साथ उसकी आंखें कब बंद हो जाती हैं उसे पता ही नहीं चलता। एक आलीशान महल के एक आलीशान कमरे में एक लड़की बेड पर सोई हुई थी। उसके खूबसूरत बाल पूरे बेड पर बिखरे हुए थे। लड़का लड़की देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से अप्सरा जमीन पर उतर आई है, लेकिन वह लड़की मशीनों से घिरी हुई थी। उसे बेड के आसपास ढेर सारी मशीन रखी हुई थी, जिनमें से सारी मशीन उसे लड़की के शरीर से कनेक्ट थी। उसे लड़की के पास बैठी वह नर्स उसे लड़की का चेकअप करने लगती है, लेकिन अभी भी उससे लड़की के हाथ पैरों में कोई मूवमेंट नहीं होती। फिर वह डॉक्टर को फोन पर सारी जानकारी देती है। तभी अचानक उसे लड़की की आंखें फड़फड़ाना लगती है और धीरे धीरे वह अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों के सामने उसे पिंक कलर का पूरा कमरा दिखाई देता है। वह अपनी आंखें बंद करके फिर से खोलता है, तब उसे साफ दिखाई देता है, लेकिन वह पहचान नहीं पा रही थी यह कमरा कौन सा है। अचानक उसकी नजर उसे कमरे की थीम पर जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह लड़की अचानक से उठकर बैठ जाती है अपने पीछे हलचल महसूस करके। जब वह नर्स पीछे देखती है तो उस लड़की को बैठे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। एकदम से उसे लड़की के पास आकर उसे लड़की को चेक करती है और फिर नीचे जाकर सबको बताती है कि उस लड़की को होश आ गया। उस कमरे में धीरे धीरे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वह लड़की सबको हैरानी से देख रही थी। उसे लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह दोबारा से अपनी फैमिली को देख रही थी, अपने पापा को, माँ को, भाई को, दोस्त को, अपने चाचा चाची को दोबारा देख रही थी, क्योंकि इन लोगों ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। वह सबको देखकर इमोशनल हो जाती है और कब उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़कते हैं उसे पता ही नहीं चलता है। उसे लड़की को रोते हुए देखकर उसे लड़की के पापा उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ इनाया बच्चे, तू रो क्यों रही है? इनाया ही तो नाम था उसे लड़की का, जो पिछले जन्म में अपने पति और अपनी सौतेली बहन द्वारा इतना प्रताड़ित की गई थी, लेकिन वह इस जन्म में उसे लड़की को वापस अपना परिवार में नहीं आने देगी, उसे वापस अपनी मॉम अपने डैड को अलग नहीं करने देगी, वह उसे औरत को उसकी चाल में कामयाब नहीं होने देगी। तभी अचानक इनाया के दिमाग में एक हिंट आती है। हाँ, जब वह पिछली बार बेहोश हुई थी उसके बाद उसे होश आया था, उसके अगले ही दिन तो उसके पापा और वह औरत एक कमरे में पाए गए थे, जिसे देखकर उसकी मां पूरी तरह से टूटकर बिखर गई थी। इनाया चारों तरफ देखती है और उसे यकीन हो जाता है कि महादेव ने उसे दोबारा मौका दिया है सबकी जिंदगी सुधारने का, अपनी जिंदगी सुधारने का, अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा से एक नहीं जिंदगी की शुरुआत करने का। तभी इनाया अपने मम्मी पापा की तरफ देखती और कहती है, आप दोनों आज से मेरे पास होगी, मैं नहीं चाहती आप दोनों मुझे छोड़कर कहीं जाओ। सब लोग इनाया से मिलकर वापस कमरे से बाहर चले जाते हैं। सबके जाते ही इनाया उठकर वॉशरूम की तरफ जाती है और वॉशरूम के गेट को अंदर से लॉक करके खुद को आईने में देखती है। वह उतनी ही खूबसूरत थी जो पहले हुआ करती थी। आज उसकी सुंदरता में कोई दाग नहीं था, थी तो बेपनाह खूबसूरती जिसे पिछले जन्म में उन लोगों ने पर रहने से कुचल दिया था, लेकिन इस जन्म में वह वही गलती नहीं दोहराएगी। वह शीशे में खुद को देखकर कहती है, नहीं नया, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है, तुम्हें सबसे पहले अपनी माँ और पापा को बचाना है, उसके बाद उन लोगों से बदला लेना है जो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन गए थे। इस बार मैं किसी को अपनी खुशियां नहीं छीन दूंगी, नहीं मेरे अपनों को मुझसे दूर जाने दूंगी। यह मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी जिसमें मैं अपने दुश्मनों को उसकी कल्पना से परे सजा दूंगी। अब आप सब लोग देखते जाइए मैं कैसे उन लोगों को इस घर से बाहर करती हूँ। वह खुद को अच्छे से साफ करके बाहर आती है। वह देखी है उसकी माँ और पापा वहीं बेड पर बैठे हुए थे। वह उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, आप दोनों? हाँ बच्ची, हम तुम्हें खाना खिलाने आए थे, उसके बाद तुम्हें रात की दवाई भी लेनी है ना। वह सबकी तरफ देखती है क्योंकि सब लोग अपना खाना देकर इस कमरे में आ चुके थे। वह सबकी तरफ देखकर फिर अपने भाई की तरफ देखती है और कहती है, भाई राजवीर घर पर मौजूद नहीं है क्या? जैसे ही सब लोग इनाया के मुंह से राजवीर के बारे में सुनते हैं सब लोग हैरानी से इनाया को देखने लगते हैं।
इनाया की आवाज एक बार फिर सबके कानों में जाती है। वह मुझसे मिलने भी नहीं आई। क्या वह मेरे उससे बात से अभी तक नाराज है? क्या उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपनी मौत को हराकर वापस आई हूँ? क्या वह मुझे नहीं मिलना चाहते? सब लोग इनाया को देखने लगते हैं। तभी इनाया रहती है, डैडी क्या आप मुझसे इतने नाराज है कि मेरी जिंदा बचने की बात सुनकर भी वह मुझे देखने नहीं आए? आल तभी इनाया के कानों में एक भरी और मर्यादा से भरी आवाज सुनाई देती है, हम कभी आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे नया, वह आप थी जो हमें हमेशा खुद से दूर करती आई है। हम आज भी आपके कमरे के बाहरी थे क्योंकि हम आपको अकेला तो छोड़ नहीं सकते। इसलिए इनाया राजवीर की तरफ देखती है और इनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि यह वही राजवीर था जिसने उसे बचाने के लिए अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया था। वह उसे इतना प्यार करता था कि उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी जान चली जाएगी। इनाया बेड से उठकर भागकर एकदम से राजवीर के ऊपर कूद जाती है। राजवीर लड़का के 2 कदम पीछे होता है लेकिन खुद को और इनाया को संभाल लेता है। अगर राजवीर का जरा सा भी बैलेंस बिगड़ तो इनाया के साथ वह भी नीचे गिर जाता। कमरे में मौजूद सारे लोग हैरानी से अपनी आंखें खड़े इनाया को देख रहे थे जो राजवीर से चिपकी हुई थी। राजवीर इनाया के सर पर हाथ रख के कहता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम ये कैसे हरकतें कर रही हो? इनाया राजवीर की तरफ देखकर कहती है, जब मैं आपसे बात नहीं करती थी तभी आपको परेशानी थी, आज मैं आपसे बात कर रही हूं तभी आपको परेशानी है। राजवीर इनाया को लेकर उसके पेट के पास आता है और कहता है, तुम्हारा अचानक से बदला हुआ व्यवहार हर किसी को परेशानी में डाल रहा है नया, कहीं तुम्हारा फिर से कोई नाटक तो नहीं है? इस रिश्ते से आजाद होने के लिए तो तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, भले ही दुनिया वाले ये ना जानते हो कि तुम मेरी पत्नी हो, भले ही तुम किसी को ना बताना चाहती हूँ, लेकिन ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारा पति रहूंगा और तुम मुझे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इनाया को अपने पिछले जन्म का एक वाक्य याद आ जाता है। जब उसे मयंक से प्यार हो गया था और उसने मयंक से शादी की बात अपने घर में बताई थी तो सब लोग उससे नाराज हो गए थे क्योंकि इनाया की शादी पहले ही राजवीर से हो चुकी थी। लेकिन इनाया इस शादी को नहीं मानती थी। राजवीर ने इनाया की खुशी के लिए उसे तलाक दे दिया था और इस बारे में उसने कभी किसी से जिक्र नहीं किया था, लेकिन फिर भी वह इनाया को बचाने के लिए कुछ दिन उसे आग में चला गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया था। ये सब सोते हुए इनाया का दिल धड़कने लगता है। इनाया अभी भी राजवीर की गोदी में चिपकी हुई थी और सारे लोग आंखें फाड़े इनाया को देख रहे थे। इनाया अपने छोटे छोटे हाथों से राजवीर के चेहरे को पकड़कर रहती है, मैं आपसे तलाक नहीं लूंगी और न ही मैं आपसे दूर जाऊंगी। अगर आप हमारी शादी को सबके सामने लाना चाहते हैं तभी मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, बस मेरी एक शर्त है। सब लोग इनाया की तरफ देखते हैं तो इनाया रहती है, आप सब लोग मुझे फ्रीडम दोगे, मुझे आज़ादी दोगे कि मैं जो चाहे कर सकती हूँ, लेकिन मैं भी आप लोगों का विश्वास नहीं तोड़ूंगी, पर अपनी जिंदगी में और अपने आसपास किसी दूसरे आदमी को नहीं आने दूंगी। इनाया राजवीर की तरफ देखती है और बोलती है, जैसे मेरे पास कोई आदमी नहीं आएगा उसी तरह आपके पास भी कोई लड़की नहीं आनी चाहिए। अगर मैंने कभी आपको किसी लड़की के साथ देखा या आपके ऑफिस में आपके आसपास किसी लड़की को देखा तो उसे दिन आप इनाया मल्होत्रा का बदला हुआ रूप देखोगे। मैं शादी को एक मौका देना चाहती हूँ तो उसी तरह आपको भी शादी पर एक मौका देना होगा और पूरी ईमानदारी से शादी को निभाना होगा। राजवीर इनाया की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है लेकिन वह अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन आने नहीं देता। अभी उसके चेहरे पर वही खड़ूस और अकड़ूपन था जो पहले था। सब लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी इनाया का ध्यान अपने पापा पर जाता है जो कैमरे से बाहर जा रहे थे। इनाया अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, मैं चाहती हूँ आज आप सब लोग इसी कमरे में सो, कोई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा वरना मैं सबसे नाराज हो जाऊंगी। सब लोग इनाया की तरफ देखते हैं और उसकी बात मान जाते हैं। वही जमीन में गड्ढा लगाकर वही लेट जाते हैं। राजवीर इनाया को उसका खिलाकर उसे उसकी दवाई देता है। इनाया भी बिना किसी नाटक के वह सब कुछ करती जाती है जो राजवीर कह रहा था। वही कमरा के बाहर कामिनी रोशन जी की आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब रोशन जी उसे कमरे से बाहर नहीं आते हैं तो वह भी मजबूरी में अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वही इनाया रात में उठकर बाहर आती है और किसी को फोन करके कुछ समझती है, फिर से अपने कमरे में आ जाती है। वही राजवीर की नजर इनाया की हर एक हरकत पर थी लेकिन वह कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह देखना चाहता था कि इनाया क्या करना चाहती है। अगली सुबह सर्वेंट क्वार्टर में हंगामा मचा हुआ था क्योंकि कामिनी के कमरे में 4 आदमियों को पाया गया था और कामिनी की हालत और उन 4 आदमियों की हालत देखकर सब लोग सकते में आ चुके थे। वहीं रोशन जी और पूरा मल्होत्रा परिवार वह मौजूद था, लेकिन इनाया के चेहरे पर एक टेबल स्माइल थी क्योंकि वह जिस देश से रोशन जी को फंसाना चाहती थी इनाया ने इस तीर से उसे फंसा दिया था और अब वह इस घर से बाहर जाएगी ये तो तय था। उसके बाद कामिनी नाम का तूफान उनकी जिंदगी में नहीं आएगा और जब कामिनी नहीं आएगी तो किंजल भी उनकी जिंदगी में नहीं आएगी। मिसेस शोभा मल्होत्रा रोशन मल्होत्रा की पत्नी कामिनी की तरफ देखती है और कहती है, मुझे तो लगा था तुम एक सीधी सदी मासूम सी औरत हो जिसे उसके अपनों ने घर से बाहर कर दिया। मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी कम
दिया तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखा और तुम इतना गंदा घिनौना कम करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? या सब करते हुए वही कामिनी रोते हुए कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनाने को तैयार नहीं था। शोभा जी कामिनी को अपने घर से बाहर निकल देती है। कामिनी और उसकी बेटी किंजल के बाहर जाते ही इनाया के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अभी तो उनकी बर्बादी की शुरुआत हुई थी, अभी तो उनकी बर्बादी की कहानी लिखना बाकी था। जैसे उन्होंने शोभा जी को मारा था वैसे ही उनकी जिंदगी भी हराम होने बाकी थे। लेकिन किंजल को इतनी आसान मौत नहीं मिलती, क्योंकि किंजल ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था, वैसे ही इनाया भी उससे उसका सब कुछ छीन लेगी। इनाया वहां से मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ चली जाती है। जैसे ही वह अपने कमरे के गेट पर पहुंचती है, कोई उसे खींचकर दीवार से लगा देता है और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर कहता है, ये सब कुछ तुमने किया ना? कामिनी के साथ क्या दुश्मनी है तुम्हारी उससे? राजवीर की बात सुनकर इनाया राजवीर की तरफ देखकर कहती है, कल आपने वादा किया था ना, मैं कुछ भी करूंगी, आप मुझे कुछ नहीं पूछोगे, और जब मुझे लगेगा कि मुझे बताना चाहिए मैं बता दूंगी। कोई तो वजह होगी जो मैंने किंजल और उसकी मॉम को इस घर से बाहर करवाया है। राणा मैंशन में अलग ही माहौल था। सब लोग सोफे पर चुपचाप बैठे हुए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो समय एक वक्त पर अनिका के लिए सूर्यांश से लड़ने के लिए तैयार हो गया था अपने भाई से, वह किसी एक लड़की के लिए अपनी बीवी और अपनी बेटी को छोड़ सकता है। यही सब बातें उनके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। वहीं बुआ जी सब की तरफ देखकर कहती हैं, मैं पहले से ही जानती थी कि उससे लड़की ने कोई झोल जरूर है, लेकिन किसी ने उसे वक्त मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। और देखिए आज हमारे समय की जिंदगी किस तरह से बर्बाद हुई है। आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा, ना घर ना परिवार और ना ही इज्जत, सब कुछ नीलाम हो गया उसका सिर्फ उसे मुक्ति की वजह से। लेकिन बुआ जी की बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सब लोग जानते थे कि जो बुआ जी कह रही थी वह सच भी तो था। अगर उन लोगों ने उसे वक्त अगर समय को रोका होता तो शायद समय की जिंदगी आज इस कदर बर्बाद ना हुई होती। लेकिन आप वह लोग भी सिवाय पश्चात आपकी कुछ नहीं कर सकते थे। राजपूत मेंशन में इस वक्त अनिका और अक्षय अपने कमरे में थे और अर्शी वही खेल रही थी। तभी एक सर्वेंट जाकर अर्शी से कहती है, बिटिया आपको दादाजी दादी बुला रहे हैं। तो अर्शी उन सर्वेंट के साथ वहां से चली जाती है। अर्शी के उससे कमरे से जाते ही अक्षय एकदम से अनिका का हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है और उसके लिबों को अपने लिबों की कैद में कर लेता है। अनिका को तो रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला था, तब तक वह अक्षय के नीचे दबी हुई थी। अक्षय की उससे किसने अनिका इस कदर खो चुकी थी कि उसकी आंखें कब अपने आप सुकून से बंद हो गई और कब अनिका के हाथ अपने आप अक्षय के बालों में चलने लगे, उन दोनों को ही नहीं पता था। अक्षय ने अपना पूरा वजन अनिका के ऊपर नहीं डाला था, क्योंकि अक्षय जानता था अनिका प्रेग्नेंट है और इस वक्त पर अगर वह उसके ऊपर सारा वजन डालेगा तो उसके बच्चे को नुकसान हो सकता है। बहुत ही शिद्दत से अनिका की लेबों पर अपनी मोहर लगा रहा था। इतने प्यार से किस कर रहा था कि उनका भी अक्षय की किस देखने लगी थी, और कब उन दोनों के कपड़े उनके शरीर से अलग होकर जमीन में यहाँ वहां पड़े थे उन दोनों को ही पता नहीं था। लेकिन अक्षय इस बात का खास ख्याल रख रहा था कि अनिका और बच्चे को कोई तकलीफ न हो। दोपहर से लेकर रात तक अपनी उसे प्यार भरी दुनिया में मगन रहते हैं, क्योंकि अर्शी भी उनके पास नहीं आई थी। वह दादा दादी के साथ खेलकर उन्हें के पास दिन में सो गई थी, इसलिए वह उन दोनों के पास नहीं आई थी। और अक्षय ने अनिका को अपनी मोहब्बत की दुनिया में इस कदर डुबो दिया था कि उसे पता ही नहीं चला कब दोपहर से रात हो गई। जब एक सर्वेंट में